हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं यस मनी, आप सारे बच्चों का प्यारा सा फिजिक्स टीचर। और डियर स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के एक और लेसन में, एक और क्लास में आप सारे स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम करता हूं। जैसा कि आप हेडिंग देखिएगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। तो ये देखने के बाद फिर से माइंड में वही बातें आएंगी जो बहुत सारे बच्चों के माइंड में बात आता है। कौन सा? कि सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट तो हम पढ़ चुके हैं सर, तो सर जो पढ़ लिए फिर से पढ़ाइएगा। सर नहीं भाई, नहीं, कोई टॉपिक छोटा होता है, कोई टॉपिक और छोटा होता है, कोई टॉपिक और छोटा होता है, लेकिन कोई टॉपिक बड़ा होता है, बड़ा, बहुत बड़ा। तो जो टॉपिक बड़ा होता है मेरे बच्चे, उसको 2 क्लास 3 क्लास में बांट कर पढ़ा जाता है। तो मेरे बच्चे, आपको पता होगा कि पीछे के क्लासेस में हम लोग ये 3 टाइप के सर्किट के बारे में पढ़ लिए थे एसी में। जब सिर्फ रजिस्टर हो, जिसे हम लोग बोलते हैं ओनली रजिस्टर, जब सर्किट में होता है, जिसे बोलते हैं आर सर्किट। जब सिर्फ हमारा इंडक्टर हो, जिसे बोलते हैं एल सर्किट। और जब सिर्फ कैपेसिटर, उसे हम लोग बोलते हैं सी सर्किट। इसके बारे में पढ़ लिए थे। तो एक बार इसको रिवीजन करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं आप लोगों को कि आज हम लोग पढ़ेंगे ये सबको मिलाकर, मतलब एलसीआर सर्किट। एल को भी मिला देंगे, सी को भी मिला देंगे, आर को भी, तीनों को जोड़ देंगे, एलसीआर सर्किट। अच्छा, एलसीआर पढ़ लेंगे। उसके बाद जब एलसीआर पढ़ लेंगे मेरे बच्चे, तो फिर उसके बाद कोई 2 को मिलाएंगे, आरसी को मिलाएंगे, या फिर हम एलसी को मिलाएंगे, या आरएल को मिलाएंगे, बहुत तरीके का। तो आज आपका वैरायटी ऑफ सर्किट खत्म हो जाएगा। और सच कहूं तो अगर लास्ट क्लास याद रखे हुए हैं ना, पीछे का क्लास, मजा आ जाएगा आपको। और जो मैंने बोला था पीछे के क्लासेस में कि आपका एसी चैप्टर में जो फेजर डायग्राम है, वो समझिए तो एक तरीके से जड़ है, रीढ़ का हड्डी है एसी चैप्टर का, वो भी आज आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या रेडी हैं? तो क्या आप रेडी हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो क्या आप रेडी हैं? चलिए मेरे बच्चे, अगर रेडी हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं करता हूं आज का क्लास स्टार्ट। देखिए, समझिए, लास्ट क्लास में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि जब एसी सर्किट में सिर्फ आर हो, सिर्फ आर हो का मतलब सिर्फ रजिस्टर हो, तो ना करंट लैग करता है, ना वोल्टेज लैग करता है। याद कीजिए, मैंने चिल्ला से मैं उछल कर चिल्ला कर बोला था कि जब सिर्फ रजिस्टर होता है एसी सर्किट में, तो ना तो वोल्टेज लीड, ना करंट लीड, ना वोल्टेज लैग, ना करंट लैग, ना कोई आगे ना कोई पीछे, सब बराबर, सब बराबर। याद आ रही मेरी बात है? सब बराबर, सब बराबर। मतलब कि कहने का मतलब कि अगर वोल्टेज का इक्वेशन लिखे थे हम लोग, तो आया था V = V0 sin ओमेगा टी, और करंट का इक्वेशन I = आया था I0 sin ओमेगा टी। और मैं मेरे बच्चे आपके लिए मैं चिल्लाकर बोला था कि देखो 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 जी, देखो क्या, कि जो वोल्टेज का इक्वेशन है इसका फेज है ओमेगा टी। साइन के अंदर जो होता है वो फेज होता है, याद कीजिए, इसका फेज ओमेगा टी। जो करंट का इक्वेशन है इसका भी फेज ओमेगा टी। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे बिरादर, वोल्टेज का भी फेज ओमेगा टी, करंट का भी फेज ओमेगा टी, मतलब दोनों का फेज सेम। और फेज सेम मतलब फेज डिफरेंस 0। फेज सेम तो फेज का डिफरेंस निकालेंगे तो 0, मतलब सेम फेज है, तो ना कोई फेज के मामले में लैग कर रहा है, ना कोई लीड कर रहा है, ना कोई आगे जा रहा है, ना कोई पीछे जा रहा है। ये हम बता चुके थे। लेकिन हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहां बताए थे, क्या कि I0 जो यहां आया था, याद कीजिए, जब हम I का इक्वेशन निकाले थे तो आया था हम लोग का V0/R। और मैंने कहा था कि देखो मेरे भाई, V0 क्या है? तो आप लोगों ने कहा था मैक्सिमम वोल्टेज। हाँ, आप लोगों ने कहा था कि V0 मैक्सिमम वोल्टेज है, और R हमारा रजिस्टर है। तो मैं ढिचकुन चिल्ला के बोला था कि देखिए, मैक्सिमम वोल्टेज में रजिस्टर से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम करंट ही ना मिलेगा। तो जो I0 का वैल्यू आ गया था वो V0/R आ गया था, V0/R आ गया था। ओके, और ये सब तो एक चीज था ही। सबसे बड़ा चीज था ग्राफ से ही बड़ा था फेजर डायग्राम। ग्राफ तो खैर ऐसे था कि जब हमारा करंट मैक्सिमम मिलेगा तो वोल्टेज मैक्सिमम मिलेगा, करंट 0 तो वोल्टेज 0। ये हम पढ़ा चुके हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। असली था फेजर डायग्राम, मतलब कि हमारा जो करंट है या वोल्टेज है, इन दोनों के बीच हमारा फेज डिफरेंस 0 है, क्योंकि सेम फेज है दोनों का, ओमेगा टी। तो दोनों का अगर फेजर डायग्राम में दिखाएं करंट वोल्टेज को, तो दोनों इधर ही था, नहीं, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में था। क्यों? क्योंकि करंट भी इधर, वोल्टेज भी इधर, ना कोई लैग ना कोई लीड, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0।
तब जब फेज डिफरेंस 0 होगा तो अगर हम इधर करंट को दिखाएंगे तो हमारा वोल्टेज भी इधर ही ना हो जाएगा बबुआ। मैं कह रहा हूं कि करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस 0 हो गया सर, ठीक है। तो अगर हम ऐसे करके दिखाएंगे करंट को इस पर, तो वोल्टेज को ऐसे तिरछे ऊपर या नीचे नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि तब तो कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा, कुछ एंगल बनेगा दोनों के बीच। जो एंगल बनता है वही ना फेज डिफरेंस दिखाता है। तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस 0 है ओमेगा टी के कारण, तो इसीलिए फेज डिफरेंस 0, तो करंट भी इधर वोल्टेज भी इधर। और मैंने कहा था कि इस ग्राफ को ना, इस फेजर डायग्राम को आप अपने बिल्कुल बॉडी के अंदर उतार लीजिए, एकदम माइंड में डाल लीजिए। आप याद कीजिए, मैंने बोला था माइंड में आप डाल लीजिए। क्या? तो ये डाल लीजिए कि भैया जब सिर्फ रजिस्टर हो तो रजिस्टर के कारण जो वोल्टेज होगा जिधर, उधर ही करंट, या जिधर करंट होगा उधर ही वोल्टेज। बात बराबर। चलिए मेरे बच्चे, ठीक है, ये हमारा आ गया तक कब की बात, जब रजिस्टर था। लेकिन यहां चिल्ला के एक बात मैंने बोला था कि देखो मेरे बच्चे, आई नोट का वैल्यू आया भी नोट बाई आर। आप लोगों ने बोला हाँ सर। तो मैंने बोला था कि जो भी नोट के नीचे है ये रेजिस्टेंस है, याद दीजिएगा, भी नोट के जो नीचे रेजिस्टेंस का काम करता है। और उसके बाद मैं इसमें आ गया था कि जब सिर्फ एल हो, यानी सिर्फ इंडक्टर हो, तो प्रूव करने के बाद या थ्योरेटिकली समझाने के बाद आपको पता चला था कि सर जब सर्किट में ओनली एंड ओनली एल रहेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर रहेगा, तो उस समय वोल्टेज हमारा 90 डिग्री आगे बढ़ जाता है। अगर वोल्टेज का इक्वेशन ओमेगा टी लिखे तो करंट का में फेज हो जाता है ओमेगा टी -90। देखिए, वोल्टेज का ओमेगा टी, करंट का ओमेगा टी -90, यानी करंट हमारा 90 डिग्री पीछे है। नहीं, इसका फेज ओमेगा टी और इसका फेज ओमेगा टी -90, तो करंट हमारा 90 डिग्री पीछे न है। तो या तो बोलिए करंट 90 डिग्री पीछे है या वोल्टेज 90 डिग्री आगे है। तो वोल्टेज को बोलिए लीड, 90 डिग्री से लीड कर गया और करंट हमारा लैग कर गया। तो ये चीजें थी और उसको देख करके बनाया था मैंने यहाँ फेजर डायग्राम। याद कीजिए, धुंधला धुंधला, ब्लर ब्लर, हल्का फल्का। याद आ रही है बच्चे? याद आ रही है? मैंने कहा था कि आप ये देखने के बाद एक बात तो समझ गया कि आपका वोल्टेज 90 डिग्री आगे है। करंट में देखिए, करंट में -90, इसमें ओमेगा टी है, यानी इससे करंट पीछे है 90 डिग्री। तो करंट को या तो पीछे बोलिए या वोल्टेज को आगे बोलिए, तो वोल्टेज आपका 90 डिग्री आगे है। तो मैंने कहा था कि अगर करंट को इधर दिखाएंगे, देखिए रजिस्टर के केस में दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 था, ना कोई लैग ना कोई लीड। तो आपने करंट को अगर एक्स पे दिखाया तो वोल्टेज को आपको इधर ही दिखाना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, आपको दोनों एक ही तरफ दिखाना पड़ेगा। ये देखिए, दोनों एक ही ओर दिखाना पड़ेगा। लेकिन यहां पे आपका वोल्टेज 90 डिग्री आगे है ना, तो अगर आप करंट को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे देखिए, अगर आप करंट को ऐसे दिखाते हैं तो वोल्टेज को आपको 90 डिग्री ऊपर दिखाना पड़ेगा। यानी कि इंडक्टर में मेरे बच्चे, मैं चिल्ला के बोला था, आप याद भी रखे होंगे कि सर इंडक्टर में हमारा जो एल का वोल्टेज होता है, एल मतलब इंडक्टर का वोल्टेज, आप इसे VL भी लिख सकते हैं चाहे तो एल का जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री आगे होता है। ओके, और ये बताने के बाद मैंने कहा था कि यहां जो आई नॉट का इक्वेशन आया था, इक्वेशन में आई नॉट की वैल्यू वो भी नॉट बाई ओमेगा एल आया था। और मैं यहां क्या कहा था कि जो भी नॉट के नीचे वो यहां पे काम करेगा रेजिस्टेंस का, क्योंकि रजिस्टर है। लेकिन यहां जो भी नॉट के नीचे है वो रजिस्टर का तो काम नहीं करेगा, है रजिस्टर तो नहीं है, लेकिन हाँ इसका जो रुकावट होता है, इसके कारण जो अपोजिशन उत्पन्न होता है इंडक्टर के कारण, उसको क्या बोलते थे? इंडक्टिव रिएक्टेंस। याद कीजिए, हल्का फल्का ना, एकदम काम चलाने भर याद आ रहा होगा कि सर ये जो रुकावट उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। याद कीजिए, ये जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो भी नॉट के नीचे जो ओमेगा एल है ना, ओमेगा एल, यही था हमारा, ये ओमेगा एल ही था हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा कि यहां भी नॉट के नीचे आ रहा है तो रेजिस्टेंस तो क्या रेजिस्टेंस है, लेकिन इंडक्टर के कारण जो अपोजिशन उत्पन्न होता है वो ओमेगा एल होता है। याद रखिएगा, क्या मैं पढ़ा चुका हूं, पहले पढ़ा चुका हूं, ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ा रहा हूं। तो मैंने क्या बोला आप लोगों से, इसके नीचे जो ओमेगा एल है ये इंडक्टर के कारण अपोजिशन उत्पन्न होता है। वहीं मैं आ गया था कैपेसिटर में, और कैपेसिटर में क्या था, जस्ट इसका उल्टा। यहां जो है, क्या मैंने बोला, यहां जो है उसका उल्टा ये है। क्यों? क्योंकि यहां करंट 90 डिग्री पीछे, यानी वोल्टेज 90 डिग्री आगे। तो यहां वोल्टेज 90 डिग्री आगे, तो यहां करंट 90 डिग्री आगे। काम चलाने भर याद आ रहा है क्या कि सर यहां करंट हमारा 90 डिग्री आगे था? क्यों जी?
क्योंकि देखिए सर, वोल्टेज का फेज ओमेगा टी था और करंट का फेज हमारा ओमेगा टी प्लस 90 था। क्या बात है, ओमेगा टी प्लस 90 करंट का फेज है। मतलब सर, मतलब ये कि करंट का फेज हमारा 90 डिग्री आगे है, मींस करंट हमारा लीड कर रहा है। क्या करंट हमारा 90 डिग्री लीड कर रहा है? और मेरे बच्चे, करंट अगर 90 डिग्री लीड कर रहा है तो यूं बोलिए कि वोल्टेज 90 डिग्री लैग कर रहा है पीछे, क्योंकि जनरली तो हम करंट को दिखाते हैं एक्स पे। तो अगर फेजर डायग्राम दिखाएं, यहां देखिए फेजर डायग्राम ये है, ये इसमें अगर हम करंट को इधर दिखाएं एक्स पे, तब वोल्टेज को अब 90 डिग्री पीछे करना पड़ेगा। ऐसे देखिए वोल्टेज है, ये वोल्टेज, करंट एक्स पे और वोल्टेज 90 डिग्री ऐसे पीछे करना पड़ेगा। आइडिया लग रही है मेरी बातें? क्यों? क्योंकि करंट या तो आगे या वोल्टेज 90 डिग्री पीछे। तो करंट को जनरली एक्स पे दिखाते हैं तो वोल्टेज को पीछे करना पड़ेगा। और यहां जो आई नॉट का वैल्यू आया था, वी नॉट के नीचे में 1/ω/c आया था, याद कीजिए। और मैंने आपको चिल्ला के बोला था कि जैसे यहां वी नॉट के नीचे में रजिस्टर है, वैसे यहां वी नॉट के नीचे में इंडक्टिव रिएक्टेंस है। सेम तरीके से मेरे भैया, क्या जी, सेम तरीके से मेरे भैया कैपेसिटर के केस में जो वी नॉट के नीचे रहेगा, ये कैपेसिटर के कारण अपोजिशन होगा, उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे यहां ओमेगा एल एक्सएल था इंडक्टिव रिएक्टेंस, और वैसे ही यहां एक्ससी हमारा 1/ω/c कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बस ये बातें मैं पढ़ा चुका था। तो मेरे लिए 3 पॉइंट, 3 बिंदु याद रखिएगा। पहला, अगर सिर्फ रजिस्टर हो या रजिस्टर हो तो रजिस्टर का वोल्टेज जो होता है, चलिए रजिस्टर का वोल्टेज को वी आर के नाम से दिखा देते हैं। जो वोल्टेज होता है वो उधर ही होता है जिधर करंट होता है, यानी करंट को एक्स पे दिखाएंगे तो इसका ही वोल्टेज इधर। अगर इंडक्टर हो या सिर्फ इंडक्टर या इंडक्टर हो, तो इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है, आगे होता है। लेकिन कैपेसिटर के कारण जो वोल्टेज होता है वो करंट से हमारा 90 डिग्री लैग करता है, मतलब पीछे होता है, VC कैपेसिटर का वोल्टेज। अब मैं इसे करता हूं साफ, और अब हम लोग क्या करते हैं कि आगे बढ़ाते इस कोर्स को, आगे बढ़ाते मींस कहने का मतलब कि इसे साफ करके, पूरे को साफ करके, इन तीनों को मिलाकर, L को, C को और R को एक साथ मिलाकर स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं LCR सर्किट। और अगर आप एक बार LCR सीख जाइएगा ना स्टूडेंट्स, तो उसके बाद सारा आसान है। और LCR मतलब सब आसान है, समझ रहे हैं ना। LCR पे मेनली ज्यादा फोकस करना पड़ता है। चलिए इसे साफ करता और अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं इस चीज को। ओके, 1 2 3 3 सर्किट पढ़ लिए थे, 4 नंबर आज पढ़ेंगे, 4 नंबर। ओके, ये सबको साफ कर रहा हूं। 4 नंबर में लिखिए, चौथे नंबर में लिखिए, व्हेन इंडक्टर, 4 नंबर में, वेन इंडक्टर कॉमा कैपेसिटर एंड रजिस्टर, तीनों हो। वेन नंबर 4 में, चौथा नंबर सर्किट, वेन इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर all are in series combination, all are in series combination, all are in series combination। जब हमारा इंडक्टर भी हो, कैपेसिटर, रजिस्टर सबके सब हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो। ओके, यानी कहने का मतलब तीनों के तीनों हो, जिसको हम लोग बोलते हैं LCR सर्किट। ब्रैकेट में लिख लीजिए LCR, L डैश देकर C डैश देकर R, LCR सर्किट जिसे बोलते हैं शॉर्टकट में। L भी हो, L मतलब इंडक्टर पता है, C का मतलब कैपेसिटर और R का मतलब रजिस्टर, तीनों के तीनों हो, LCR सर्किट। चलिए बच्चे इसे साफ कर दिए देता हूं। ये देखिए, लिख लिया LCR सर्किट।
साफ तो ऐसे करना पड़ रहा है जैसे लग रहा है ना कि वो मसाला को पीस रहे हैं। वो मसाला होता है ना जिसको घर में लेडीज लोग पीसती हैं खाना बनाने के लिए। आजकल तो वो भी मॉडर्न हो गया है जी, आजकल वो भी तो मिक्सी का जमाना आ गया है। चलिए मेरे बच्चे, ठीक है, अब हो गया। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, LCR सर्किट। ओके, नंबर 4 में लिख लिया ना आप लोग। नंबर 4 में क्या, वेन आपका ये तीनों के तीनों प्रेजेंट हो, वेन इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर और इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में LCR सर्किट। 4 नंबर में ऐसे LCR सर्किट, देखिए LCR सर्किट। ओके, तो चलिए मेरे बच्चे आपको LCR सर्किट बहुत बढ़िया से समझाते हैं कैसे होता है LCR, किस तरीके से होता है LCR। समझिए, इसमें ऑब्वियस सी बात मेरे बच्चे नाम से पता चल रहा होगा कि एक L होगा, देखिए एक आपका C होगा और एक R होगा। ये देखिए एक L होगा आपका, ये देखिए L, एक C और एक R, और ये तीनों को सीरीज में जोड़ते हैं हम लोग और इसको बोलते हैं LCR। हम लोग को सीरीज ही देखना पड़ना है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, LCR सर्किट। तो आप साफ देख सकते हैं कि ये हमारा LCR सर्किट है। ओके, तो जब ये हमारा LCR सर्किट है मेरे बच्चे, 1 सेकंड, जब ये हमारा LCR सर्किट है मेरे बच्चे, तो सबसे पहला काम क्या है, समझिए, सुनिए। इस सर्किट में लिखना बहुत कम है, समझना आपको बहुत ज्यादा है। समझने पे फोकस कीजिएगा जोड़कर, नहीं तो प्रॉब्लम में पड़ जाइएगा। आपका ये तो खैर AC है, V = V0 sin ओमेगा t, इसका इक्वेशन होता है, आपको पता ही होगा। तो देखिए, मान लीजिए जो आपका L है ना इंडक्टर, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो आपका VL है। इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज आपका VL है। ओके, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज आपका VC है और रजिस्टर के क्रॉस जो आपका वोल्टेज है वो VR है। अब जैसे मैंने ये बतिया बोला ना, कौन बतिया, कि इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा, यानी इंडक्टर, ये जो इंडक्टर है इसके क्रॉस वोल्टेज VL होगा, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज VC होगा, या हमारा रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज VR होगा। तो जैसे ही ये मैंने बतिया बोला तो बच्चा लोग को पता है क्या लगता है, बच्चा लोग को लगता है कि सर, वो DC जैसा समझ लेता है, डायरेक्ट करंट जैसा। क्या समझता है कि सर ये वोल्टेज, या वोल्टेज और या वोल्टेज, सर या वोल्टेज यानी कि L के क्रॉस वोल्टेज, VC के मतलब C के क्रॉस वोल्टेज और R के क्रॉस वोल्टेज, तीनों वोल्टेज का जोड़ यानी प्लस जो होगा ये टोटल वोल्टेज होगा। ना बउआ, ये DC नहीं है, ये AC सर्किट है। यहां लैगिंग लीडिंग होता है, कोई आगे जा रहा होगा, कोई पीछे जा रहा होगा, कोई कहीं कोई कहीं, कोई हम दीवाना तुम दीवाना, पता नहीं क्या हो रहा होगा। तो इसीलिए ना यहां लैगिंग लीडिंग होती है। इसलिए DC के जैसा मत समझिए, ये वोल्टेज ये वोल्टेज ये वोल्टेज, तीनों वोल्टेज जोड़ के ये जोड़ लेंगे। अगर ऐसा होता ना तो फेजर डायग्राम का जरूरत नहीं होता, और कोई टीचर बोलता ही नहीं कि फेजर डायग्राम हमारे AC चैप्टर के रीढ़ का हड्डी है, ये नहीं कोई बोलता, डायरेक्ट फिर DC के जैसा काम करता। लेकिन ऐसा या नहीं होता कि कैसे होता, सुनिए। सबसे पहले मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं फेजर डायग्राम यहां बनाऊंगा। देखिए सारा ना राज खुल जाएगा, खुल जा सिम अभी हो जाएगा फेजर डायग्राम बनने के बाद। सबसे पहले यहां मैं बनाऊंगा फेजर डायग्राम। ये देखिए फेजर डायग्राम। सबसे पहले देखिए फेजर डायग्राम कैसे बनता है। अगर मैं इधर करंट दिखाऊं, अगर मैं इधर में करंट को दिखाऊं, मुझको बताना बच्चे वोल्टेज किधर होगा। जल्दी बताइए। देखिए मैं कह रहा हूं क्या, अगर मैं इधर, देखिए पहली बात कि तीनों सीरीज में, देखिए तीनों के तीनों सीरीज में है। तो अगर तीनों सीरीज में है तो तीनों से तो करंट सेम बहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में है बबुआ, है भैया सीरीज में, तो करंट भैया तो तीनों से सेम ही ना बहेंगे। टू इंटू 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 करंट भैया तो तीनों से सेम ही ना बहेंगे। टू इंटू 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 इंटू। जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर। तो अगर तीनों से करंट सेम बहेंगे तो करंट तो सबके लिए सेम है। लेकिन अगर इंडक्टर के वोल्टेज VL की बात करूं तो करंट के तरफ होगा कि या ऊपर होगा या नीचे होगा, बताइए। मैं फिर से कह रहा हूं,
तीनों सीरीज में है। अभी आपको आधा घंटा रुकिए, सब समझ में आ जाएगा। आधा घंटा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने बोला कि ये तीनों के तीनों सीरीज में है, तो अगर ये तीनों सीरीज में है, मैं करंट सबसे सेम रहेगा, करंट को इधर दिखा दिया, तो ये जो इंडक्टर का वोल्टेज है VL, वो करंट की ओर होगा या ऊपर या नीचे। कितनी बार मैंने बताया है, बार बार मैंने बताया है कि मेरे बच्चे, इंडक्टर का जो वोल्टेज होगा, इंडक्टर का वोल्टेज वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है। हल्का फल्का याद आ रहा है, काम चलाने भर याद आ रहा है क्या? ऐसा याद आ रहा कि सर मेरा काम चल जाएगा? जी सर याद आ रही है, बहुत अच्छी बात। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर का वोल्टेज करंट के रिस्पेक्ट में लीड करता है या लैग होता है? लैग। अभी मैंने बताया था कि कैपेसिटर हमारा 90 डिग्री पीछे हो जाता है कैपेसिटर का वोल्टेज, तो कैपेसिटर का वोल्टेज VC इधर होएगा। देखिए ना, आपको सब पता चल जाएगा अभी सब। तो कैपेसिटर का वोल्टेज VC आपको इधर होएगा। ओके। अच्छा, रजिस्टर का वोल्टेज करंट के साथ लैग करता है या लीड करता है या करंट के साथ सेम फेज में होता है? हमारा रजिस्टर का जो वोल्टेज है वो लीड करता है, लैग करता है या सेम फेज में होता है? ऑब्वियस सी बात मेरे बच्चे, रजिस्टर का जो वोल्टेज होता है वो सेम फेज में होता है, सेम फेज में। यानी अगर इधर रजिस्टर का वोल्टेज VR है, तो मेरे बच्चे जिधर करंट है, जिधर करंट, उधर ही को रजिस्टर का वोल्टेज होगा। ये हुआ पूरा फेजर डायग्राम, और इसी पे पूरा सर्किट का ना भविष्य छुपा हुआ है। पूरा पूरा, हाँ हाँ, पूरा पूरा पूरा। मैंने क्या बोला? ये हुआ आपका फेजर डायग्राम, और इसी पे पूरा सर्किट का भविष्य छुपा हुआ कि नेट वोल्टेज कैसे निकालेंगे, कैसे क्या निकलेगा नहीं निकलेगा, मैं सब बताता हूं, सब भी मैं समझाता हूं। लेकिन इससे पहले एक बात और मुझे जरा बताइए जल्दी से, तब मुझे भी खुशी होगी। कौन सी बात? कौन सी बात बताइए? देखिए तो मुझे ये बताइए कि इंडक्टर जो अपोजिशन उत्पन्न करता है सर्किट में, AC को बहने में, उसे क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस XL से दिखाते हैं। कैपेसिटर का अपोजिशन को XC से दिखाते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रजिस्टर का तो क्या रेजिस्टेंस ही होता है। ओके, तो आप लोग इंडक्टेंस तो मुझसे पढ़े थे, इंडक्टेंस नहीं, सॉरी, आप लोग मुझसे रिएक्टेंस तो पढ़े थे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या आप लोगों ने मुझसे इंपेडेंस भी पढ़ा था? तिरछी नजरिया सब देखा था बबुआ, ये तिरछी नजरिया सब देखा था। ध्यान दे के आप लोग नहीं पढ़ा था, ध्यान दे के पढ़िए। मैंने क्या बोला आपसे? मैंने बोला आपसे मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स कि आप रिएक्टेंस तो पढ़े थे कि अकेले जो कैपेसिटर रुकावट उत्पन्न करेगा उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर को इंडक्टिव रिएक्टेंस। लेकिन क्या मुझसे यह पढ़े थे कि जो हमारा कोई भी दो या तीनों मिलकर, कोई भी दो या तीनों मिलकर जो कुल अपोजिशन उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं इंपेडेंस? जेड से दिखाते थे, और मैंने कहा था कि जेड अभी नहीं हो जाएगा, आगे जाके हो जाएगा, याद कीजिए। हाँ मेरे बच्चे, आपको याद आ रहा होगा। तो चलिए, अगर मैं इंपेडेंस की बात करूं, अगर मैं इंपेडेंस के लिए सर्किट, क्योंकि अब यहां जेड यूज होगा, जेड एक्सएल या एक्सी या आर नहीं, जेड। अभी आगे जाके क्वेश्चंस भी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और आधा घंटा मैंने रुका बोला पेशेंस के लिए, तो जेड दिखाएंगे। देखिए तो बच्चे क्या होगा कि रजिस्टर का जो रुकावट होता है वो तो आर होता है, इधर ही होता है, नो डाउट। ये तो आर होता है, इधर ही होता है, नो डाउट। जी सर, नो डाउट नो डाउट नो डाउट। ओके, आर का रजिस्टर का रुकावट, रजिस्टर का रुकावट। ओके, लेकिन इंडक्टर का जो अपोजिशन उत्पन्न होता है उसको दिखाते एक्सएल से, और जैसे VL ऊपर होता है ना, वैसे ही हमारा XL भी ऊपर होगा। हाँ, XL की वैल्यू तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ओमेगा L होता है, ओमेगा L, खैर वो बाद में देख लेंगे। और कैपेसिटर के कारण जो रिएक्टेंस आएगा, अपोजिशन आएगा, जिसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो हमारा नीचे आएगा। तो सुनिए, ये हो गया आपका फेजर डायग्राम। इसको नहीं बोलते हैं फेज, लेकिन ये इंपेडेंस निकालने में हेल्पफुल होगा। जैसे इधर होता है रजिस्टर का वोल्टेज VR, और वैसे ही इधर होगा रेजिस्टेंस। देखिए, वैसे ही इधर होगा रेजिस्टेंस मेरे बच्चे, ये देखिए इधर होगा रेजिस्टेंस। ओके, जैसे ही ऊपर होता है इंडक्टर का वोल्टेज VL, और वैसे यहां इंडक्टर का पोजीशन इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। ओके, और जैसे होता है VC और कैपेसिटर का वोल्टेज नीचे, और वैसे ही यहां पे होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। बस अब आपको सारा का सारा चीज समझ में आ जाएगा। अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, सच सच बोलूं, सच सच बोलूं तो हमको पहले तो दो चीजों पर फोकस करना है, यही दो चीज पर फोकस करना है। कौन कौन सा चीज? सुनिए, पहला काम
कि कुल वोल्टेज कितना होगा एलसीआर में। सबसे पहला काम, फेजर डायग्राम मैंने बना दिया, इंपेडेंस का निकालने का डायग्राम मैंने बना दिया, इसी के तर्ज पे, ये इसी के धुन पे इसको सजा दिया। दोनों का धुन सेम होता है, बस बोल भले अलग अलग हो सकता है, स्क्रिप्ट अलग अलग हो सकता है, लेकिन धुन अलग अलग दोनों का है। सॉरी, धुन सेम है दोनों का, देखिए दोनों का धुन सेम है। तो मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला कि हमें मेनली दो काम करना है। पहला कि डीसी तो है नहीं कि ये वोल्टेज ये वोल्टेज ये वोल्टेज अलजेब्रा के जैसा जोड़ दे तो टोटल वोल्टेज निकल जाएगा, नहीं, यहां लैग लीड करता तो जोड़ नहीं सकते हैं। तो पहला काम है कि टोटल वोल्टेज कितना मिलेगा। पहला काम है कि तीनों का टोटल वोल्टेज कितना मिलेगा। तो टोटल वोल्टेज निकालने के लिए आपको ये फेजर डायग्राम यूज आएगा। ओके, टोटल वोल्टेज जब निकल जाएगा तो उसके बाद टोटल अपोजिशन, तीनों को मिलाकर टोटल अपोजिशन कितना उत्पन्न होगा। तो तीनों को मिलाकर टोटल अपोजिशन होता है, उसको बोलते हैं इंपेडेंस। आपको पता, कोई भी दो या तीनों मिलाकर, तो इंपेडेंस के लिए आपको ये यूज आएगा। ओके, लेकिन टोटल वोल्टेज निकालना हो या टोटल इंपेडेंस निकालना हो एक अलग बात है। ये आपको जो फेजर डायग्राम दिख रहा है ना बच्चे, ये वेक्टर के जैसा काम करता है। यही तो पूरे एसी को आसान बना देता है। जो मैंने आपको वोल्टेज का फेजर डायग्राम ऊपर दिखाया, इधर दिखाया, इधर दिखाया ना, तो नेट वोल्टेज निकालने के लिए ना हमको क्या करना पड़ेगा कि वेक्टर का एडिशन करना पड़ेगा, VL का, VC का, VR का। करंट तो इधर है, करंट तो बस एक रेफरेंस दिखाएं कि इधर करंट है, करंट का नहीं, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, करंट को रहने दीजिए, लेकिन करंट का रेफरेंस सिर्फ है। ओके, तो ये तीनों वोल्टेज का नेट रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा तीन वेक्टर में, और तब जाके कुल निकल जाएगा हमारा वोल्टेज। और वैसे ही इन तीनों एक्सएल, एक्सी और आर का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, वेक्टर का एडिशन का रिजल्टेंट, तब जाके निकल जाएगा इंपेडेंस। और वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने में तो आप एक्सपर्ट बन ही गए होंगे अभी तक। वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने में एक्सपर्ट बन गए ना, तिड़म तिड़म करके, कि दो वेक्टर, सर आपको पता है कि सर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है सर तो ऐड कर देते हैं, अपोजिट में होता है सर तो माइनस कर देते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले में, और अगर 90 पे रहता है सर तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करते हैं। हल्का फल्का याद आ रहा है, हल्का फल्का काम चलाने पर याद आ रहा है। अगर याद आ रहा है तो सोचिए तो कि टोटल वोल्टेज आप कैसे निकालेंगे। आप मुझे बताइए कि अगर आपको याद आ रहा है तो आप सोचिए कि टोटल वोल्टेज इसका रिजल्टेंट क्या होगा। सोचिए तो थोड़ा सा, मैं साइड हटता हूं मेरे बच्चे। टोटल वोल्टेज निकालने के लिए सोचिए, आपको क्या लगता है कि टोटल वोल्टेज क्या होना चाहिए। सोचिए स्टूडेंट्स, सोचिए। और वैसे भी या वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना सीखे हैं तो साफ साफ यहां से सोच सकते हैं कि कौन लैग करेगा, कौन लीड करेगा, मतलब सॉरी, रिजल्टेंट कितना वोल्टेज का आएगा ये तो सोच सकते हैं। चलिए बच्चे, मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से समझिए, मेरी बातों को सुनिए, आपको पता चलेगा। देखिए कौन सी बात, एक बात पहले आप मुझे बताइए कि ये वोल्टेज ऊपर, ये वोल्टेज नीचे। ओके, तो इसमें रिजल्टेंट निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें यह भी पता होना चाहिए कि VL बड़ा है कि VC, यस और नो। यह भी पता होना चाहिए ना हमें कि VL बड़ा है कि VC, तब तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर होगा या नीचे होगा। देखेंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, सुनिए। मैंने बोला 30 मिनट वेट करने का, वेट कीजिए, आपको क्लियर होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केस 1 का। पहला केस, क्या केस 1 के बात करते हैं कि अगर VL और VC में VL बड़ा हो, मतलब इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है ये बड़ा हो एज कंपेयर टू कैपेसिटर के बीच का वोल्टेज। अभी समझ में आ जाएगा, सुनिए। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मुझे एक बात बताइए कि आई तो सबके लिए सेम है। सुनिए, आप ओम्स लॉ में पढ़े हैं V = I × R, तो आई तो सबके लिए सेम है। जी सर, आई सबके लिए सेम है। ओके, तो आई तो सबके लिए सेम है, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे कि जिसका आर ज्यादा होगा उसका वोल्टेज भी ज्यादा होगा? जल्दी बताइए, मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं। आई तो तीनों के लिए सेम है, जिसका आर ज्यादा, आर मतलब कि रजिस्टर के लिए आर है, कैपेसिटर के लिए हमारा XC है, और इंडक्टर के लिए XL है। बिल्कुल सही। तो मैंने क्या माना, मैंने बोला कि अभी आधा घंटा रुकिए, आपको समझ में आ जाएगा सब। मैंने क्या माना कि VL हमारा बड़ा है, VC छोटा। अगर ऐसा हो तो ये कब संभव है? तो मैं बोला कि आपको देखिए V = I × R है, तो इसका वोल्टेज VL कब बड़ा होगा? I तो जितना इसका उतना इसका, सबका I सेम है, तो I तो सबके लिए सेम है। तो यहां से खुद देखिए कि R अधिक होगा तो V भी अधिक होगा। मतलब कि इंडक्टर का R, फिर से सुनिए मेरी बात, मतलब इंडक्टर का R मतलब क्या?
इंडक्टर का आर मतलब क्या, इंडक्टर का आर का मतलब एक्सएल, इंडक्टर का आर एक्सएल हुआ ना, कहने का मतलब ये कब होगा, जब एक्सएल बड़ा होगा एक्ससी से, तब। यानी हम लोगों को पहला केस ये लेना है नेट वोल्टेज निकालने में, वोल्टेज नेट तो जैसे भी निकालिए सेम ही आएगा, लेकिन हम लोगों ने, हमको लैगिंग लीडिंग सब पता करना और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए VL और VC में हम लोगों ने ये माना कि VL बड़ा है VC छोटा है, लेकिन फिर भी लगे हाथ मैंने बोल दिया कि VL कब बड़ा होगा, तो ऑब्वियस सी बात, जब इसका इंडक्टेंस ज्यादा होगा तब, सॉरी, जब इसका रिएक्टेंस ज्यादा होगा तब इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका रिएक्टेंस कम होगा तब, इसका रिएक्टेंस ज्यादा होगा तो इसका वोल्टेज ज्यादा होगा, क्योंकि I इंटू आर होता है, तो इसका आर तो एक्सएल होता है। जैसे अगर मैं बात करूं वोल्टेज का, तो I इंटू क्या होता है आर, इसके आर को हम लोग एक्स से दिखाते हैं, ओके, तो इसका वोल्टेज ज्यादा कब होगा, इसका वोल्टेज ज्यादा कब होगा, जब एक्सएल ज्यादा होगा, इसका वोल्टेज कम कब होगा, जब एक्ससी कम होगा। तो मेरे बच्चे ज्यादा नहीं सोचना है, सुनिए, आपको मैंने बोला कि हम लोग एक कंडीशन मान लिए, अपने मन से मान लिए, चलिए आपको ज्यादा नहीं तो आप मान लीजिए कि अपने मन से मान लिए, क्या मान लिए कि VL बड़ा हो VC छोटा। तो मैं आपको लगे हाथ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं कि VL कब होगा, इंडक्टर का वोल्टेज बड़ा कब होगा, तो जब करंट तो सबके लिए सेम है, तो जब इसका जो रेजिस्टेंस का काम करता है एक्सएल वो बड़ा हो XC से, वो वही मैंने लिखा है। तो देखिए तो मेरे बच्चे, अगर मैं टोटल वोल्टेज निकालूं तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए टोटल वोल्टेज, बताइएगा मुझसे कि अगर हमारा मेरे बच्चे ये बड़ा है, देखिए पहले बना रहा हूं फेजर डायग्राम, ऊपर हमारा है VLG जी, नीचे हमारा है, नीचे हमारा क्या है मेरे बच्चे, नीचे हमारा VC है, और इधर हमारा VR है, यही है ना जी सर। तो आप बताइए तो अगला डायग्राम कैसा बनेगा, अगर ये बड़ा ये छोटा, फिर से सुनिए, अगर ये बड़ा ये छोटा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर, देखिए निकालना तीनों का रिजल्टेंट है, लेकिन डायरेक्टली हम इन तीनों का रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते एक बार में। मैंने क्या बोला, डायरेक्टली इसका, इसका और इसका, ये तीनों का रिजल्टेंट डायरेक्टली हम एक बार में नहीं निकाल सकते। तो कैसे निकालेंगे, VL बड़ा VC छोटा, VL बड़ा VC छोटा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर जाएगा कि नीचे, ऑब्वियस सी बात ऊपर जाएगा, VL माइनस VC हो गया, हो गया बच्चे, दो वेक्टर 180 डिग्री पे, तो इसका रिजल्टेंट ऊपर ना जाएगा, ऊपर वाला बड़ा है, तो VL माइनस VC, बस बस, इधर है VR, बस खुद देखिए आ गया आंसर आ गया भैया, आ गया क्या कि V नेट कितने का आएगा, सोचिए तो, यहां देख के बताइए कि V नेट कितने का आ गया, क्या आपको लगता है V नेट की वैल्यू, मैं यहां लिखता हूं, चलिए V नेट की वैल्यू आपको क्या लगता है कि V नेट कितना आएगा नेट वोल्टेज, सोचिए आप ऐसे सोचिए कि ऊपर कोई 10 वोल्ट है, नीचे की ओर 8 वोल्ट, ओके, इधर आपका मान लीजिए, हम नीचे की ओर मान लीजिए आपका 7 वोल्ट, ओके, इधर 4 वोल्ट, नेट वोल्टेज निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, ऊपर 10 नीचे 7, तो 10 7 का रिजल्टेंट ऊपर 10 में से 7 या 3, ऊपर 10 नीचे 7, तो 10 7 का रिजल्टेंट 10 में से 7 या 3 है, इधर 4, तो मेरे बच्चे इधर 3 इधर 4 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितने का आएगा, 5 ही आएगा ना, इधर 3 इधर 4 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितने आएगा, 5 ही ना आएगा। जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर। तो अब मेरी बत्तियां आपको क्लियर हो रहा होगा, मैं फिर से कर रहा हूं, अब हमारी बत्तियां आपको क्लियर हो रहा होगा, क्या बत्तियां भाई, तो सर ऊपर VL नीचे VC, सुनिए सर ऊपर VL नीचे VC इधर VR, तो सर अपने हमें देखिए डायरेक्टली हम VL प्लस VC प्लस VR स्केलर जैसा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि DC करंट है, लैगिंग लीडिंग यहां होता है, तो इन तीनों का जो नेट रिजल्टेंट आएगा वेक्टर के जैसा मानने के बाद वही होगा टोटल वोल्टेज, मैंने बताया आपको। तो मैंने कहा कि इन तीनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे कैसे, तो आप लोगों ने कहा सर एक काम करते हैं, ऊपर VL नीचे VC, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर चला जाएगा, VL माइनस VC इधर VR, और ये दोनों 90 पे ना गया जी, अब ये दोनों कितने डिग्री पर आ गया, 90 पर ना, तो ये दोनों अगर 90 पे आ गया तो 90 पे इन दोनों का नेट कितना आएगा बताइए आप ही, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं, आप बताइए हमको, आप बताइए कि इन दोनों का नेट वोल्टेज कितना होगा, इन दोनों का, इसका और इसका, पहले इन दोनों का नेट निकाले, VL माइनस VC ऊपर गया, और ये कितना, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, 90 पे तो इतना देर से पढ़ते 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 आपको समझ में आ गया होगा ना कि जब दो वेक्टर 90 पे होता है तो रिजल्टेंट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है,
तो वी नेट की वैल्यू हो जाएगी VL माइनस VC का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बस यही वी नेट निकला। ओके, अच्छा वी नेट पास कैसे करेगा? कहीं इधर से। हो गया काम, यही तो चाहत था, हो गया काम, बस हो गया काम। वो तो क्वेश्चन करिएगा तो आगे जाके क्लियर होगा, बस फेजर डायग्राम याद रखिएगा। अब इन तीनों का रिजल्टेंट आप जैसे भी निकाले, आसान तरीका यही कि पहले इन दोनों का निकाल ले तो बड़ा ऊपर की ओर बड़ा चला जाएगा ऊपर, और वी आर इधर वी नेट इधर। अच्छा ये तो आपने निकाल लिया, नो डाउट। वी नेट कहीं ऐसे तिरछे पास कर रहा है, समझिएगा, ये तो आप लोगों ने निकाल लिया इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का रूट। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो क्लियर होगा। तो मुझे बताइए वी नेट तो कहीं ऐसे पास कर रहा है, तिरछाइए। वी नेट तो कहीं ऐसे पार कर रहा है, कैसे? तिरछाइए। जी सर जी सर जी सर, तिरछाइए पास कर रहा है वी नेट। ओके, लेकिन एक बात मुझे बताइएगा, क्या कि इस एक्सिस पर तो करंट है, ये तो आपको भूलना नहीं है, यानी इधर आपको जाने अनजाने में करंट है। तो एलसीआर में जो नेट वोल्टेज आया यानी कुल वोल्टेज, वो करंट से लैग किया कि लीड किया? अभी सब समझ में आएगा। नेट वोल्टेज करंट से लीड किया नहीं, देखिए नेट वोल्टेज ऐसे पास कर रहा है, देखिए भैया ऊपर है VL, भैया नीचे है VC, भैया इधर है VR, देखिए ऊपर है VL, नीचे है VC, इधर है VR। तो पहले हम ये दोनों का रिजल्टेंट निकाले, किसका? VL और VC का। तो ये दोनों का ऊपर गया क्योंकि ऊपर बड़ा वाला बड़ा है, मैंने माना है। तो एक वेक्टर ऊपर और एक वेक्टर इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां से तिरछाइए ना पास करेगा बाबू। इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां से तिरछाइए ना पास करेगा, बीच से ना पास करेगा। तो अगर इन दोनों का, इसका और इसका रिजल्टेंट कहीं बीच से पास कर रहा है, इसका रिजल्टेंट मेरे बच्चे कहीं बीच से पास कर रहा है, कहीं बीच से, तो आपको वोल्टेज तो ऊपर चला गया ना करंट से, करंट तो आर वाले पे होता है, तो वोल्टेज ऊपर चला गया, तो वोल्टेज लीड कर गया फाई एंगल से। ये नहीं कहूंगा 90 से, जैसे आपका सिर्फ एल होता था तो वोल्टेज 90 से लीड करता था, सिर्फ सी होता था तो वोल्टेज 90 से लैग करता था, पीछे होता था। ओके, और में न लीड न लैग। लेकिन अगर एलसीआर तीनों है तो कहीं तिरछे वोल्टेज पास किया तो करंट से कुछ एंगल लीड करेगा। अच्छा ये एंगल निकालना रहेगा, एंगल मींस फेज डिफरेंस, करंट और वोल्टेज में कितना फेज है वो अगर एंगल निकालना रहेगा, tan फाई निकाल सकते हैं कि नहीं ये बताइए? एकदम हंस के निकाल सकते हैं जी tan फाई। फाई निकालने के लिए tan निकालिए, साइन निकालिए, कॉस निकालिए। कैसे निकालिएगा tan फाई? tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इस फाई के लिए ये हुआ परपेंडिकुलर, ये बेस, तो tan फाई होगा VL माइनस VC बाई VR। ये देखिए आपको फेज डिफरेंस क्या आएगा तो ऐसे करके निकाल सकते हैं, tan फाई निकल जाएगा। tan फाई इक्वल टू आपको पता है कि राइट एंगल वेक्टर अगर 90 डिग्री पे होता है तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, VL माइनस VC ये वाला, ये बेस का काम करेगा, और ये जो रिजल्टेंट आता है वो हाइपोटेनस का काम करता है। तो tan इक्वल टू P बाई B होता है, तो ये हो गया P, ये हो गया B। अच्छा अगर मान लीजिए साइन में ऑप्शन दिया रहे तो वो भी निकाल सकते हैं, साइन फाई भी निकाल सकते हैं, या तो tan के निकाल के tan से साइन निकाल लीजिए। tan इक्वल टू P बाई B होता है तो उसकी मदद से H निकाल लीजिए, PB की मदद से। tan इक्वल टू P बाई B होता है तो P पता है, B पता है, उसकी मदद से H हाइपोटेनस निकाल लीजिए, तब साइन निकालिए। नहीं तो साइन यही देखिए, साइन इक्वल टू क्या होता है बताइए मुझे? नहीं आप मुझे बताइए साइन इक्वल टू क्या होता है? साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन फाई इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कितना? VL माइनस VC। देखिए इसके लिए परपेंडिकुलर VL माइनस VC। ओके, और हाइपोटेनस कितना? V नेट, यही तो है V नेट हाइपोटेनस। ये देखिए V नेट का वैल्यू आप यहां से पुट कर सकते हैं। V नेट मतलब कहने का सेंस कितना कि VL माइनस VC। V नेट पुट करने का कहने का मतलब क्या कि रूट अंडर, पता नहीं यहां दिखेगा कि नहीं दिखेगा आपको स्क्रीन में, हाँ दिख जाएगा। तो V नेट कहने का मतलब ये वाला, और क्या V नेट ये इसका स्क्वायर ऐसे, या फिर ऐसे भी फार्मूला रटने का नहीं, मैं कह रहा हूं आपसे रटने का नहीं, तो वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले समझिए, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए कि मैं क्या क्या बोलते जा रहा हूं, मैं क्या क्या बोलते जा रहा हूं, उन सारे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। ओके, तो ये निकल गया बच्चे आपके सामने, चलिए ये निकल गया बच्चे आपके सामने नेट वोल्टेज। ऐसे करके निकालिएगा, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा। कैसे माइंड में कैसे निकालना है? माइंड में डालना है, ऊपर है VL, सुनिए ऊपर है VL, नीचे है VC। देखिए ऊपर VL नीचे VC, कोठे ऊपर कोठरी बन गया जी। और इधर हमारा क्या है? इधर इधर
इधर हमारा क्या है बताइए, इधर क्या, इधर 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 हमारा वी आर। तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालिए, ऊपर और नीचे वाला का। ये देखिए नीचे वाला का और ये ऊपर वाला का। तो इन दोनों में ऊपर वाला को बड़ा माने हैं तो ऊपर जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट माइनस होकर वन टिप है तो ऊपर VL नीचे VC। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर गया VL माइनस VC, बस ये नीचे वाला खत्म हो गया। अब ये ऊपर आ गया VL माइनस VC और इधर है VR 90 डिग्री पर। अब इसका रिजल्टेंट निकालना इन दोनों का, दो इन दोनों को ऊपर नीचे को तो जोड़ ही दिए, उन दोनों को जोड़ने के बाद ये ऊपर आ गया VL माइनस VC, इधर VR। तो इन दोनों का रिजल्टेंट VNet ऐसे पास करेगा, कैसे? VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। देख लीजिए VNet आपके सामने टोटल वोल्टेज। ओके चलिए मेरे बच्चे, ये बात क्लियर, तो बहुत अच्छी बात है। टोटल वोल्टेज हो गया तो ऐसे निकाल लेंगे। और ये फेज डिफरेंस, और ध्यान दीजिएगा कि नेट वोल्टेज लीड कर रहा है। अच्छा, इंपेडेंस अगर निकालना रहेगा तो इसी समय, तो इसका भी सेम डायग्राम बनाएंगे जी। ऊपर क्या बनाएंगे बताइए, ऊपर क्या बनाएंगे? XL इंपेडेंस के लिए ये डायग्राम, नीचे क्या होगा? XC। ऊपर XL नीचे XC, इधर क्या होगा? रजिस्टर R। बस अब ऑब्वियस सी बात कि जब VL बड़ा माने VC से तो XL बड़ा होगा XC से, क्योंकि XL बड़ा होगा इसका रजिस्टेंस यानी इसका इंपेडेंस बड़ा होगा, रिएक्टेंस बड़ा होगा इसका रिएक्टेंस L का C से, तभी VL बड़ा होगा VC से। तो ऑब्वियस सी बात XL बड़ा XC से। तो सोचिए ऊपर XL बड़ा है, नीचे XC छोटा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, ऊपर या नीचे? ये बताइए। ऊपर XL बड़ा है, ध्यान से देखिएगा, ऊपर XL बड़ा है, नीचे XC छोटा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा? ऑब्वियस सी बात ऊपर जाएगा। कितने का आएगा? ऑब्वियस सी बात ऊपर जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कितने का आएगा? XL माइनस XC का। इधर हमारा क्या है? इधर देखिए, इधर हमारा क्या है? R। इधर हमारा क्या है बच्चे? R है ना। XL माइनस XC का इधर हमारा R है। ओके, इधर हमारा R है। बस अब इन दोनों का निकाल दीजिए नेट। जैसे इसका नेट निकला था वैसे इसका नेट निकालिए। इसके नेट को क्या बोलेंगे? जेड बोलते हैं, इंपेडेंस जेड। जेड कितने की आ जाएगी? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कहने का मतलब कितना? XL माइनस XC। एक सेकंड, जेड की जो वैल्यू आएगी रूट अंडर XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस नीचे में R का स्क्वायर। ये देखिए XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस नीचे का R स्क्वायर। ओके, और इसी को चाहे तो और भी बढ़ा सकते हैं। कैसे? XL का वैल्यू आपको पता ही कि ओमेगा इंटू L होता है, और XC का वैल्यू रिवीजन आज भी करवाया और पहले भी पढ़ाया, 1 बाई ओमेगा से पुट कर सकते हैं XL का वैल्यू। ओमेगा L XL का वैल्यू पुट कर दीजिए। इसका XC का वैल्यू 1 बाई ओमेगा C। थोड़ा देखिएगा बच्चे जगह देखकर, ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C, इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस ये वाला R। लेकिन रटना नहीं है इन सब चीजों को, आपको बस ये माइंड में रखना ही है, बाकी तो आपको पता हो जाएगा। तो यहां से निकल गया हमको जेड की वैल्यू। ओके, अच्छा जेड कहीं ऐसे पास करेगा, तो अगर जेड कहीं ऐसे पास करेगा, एक सेकेंड, अगर जेड, हाँ मैं बोल रहा हूं अगर जेड कहीं ऐसे पास करेगा तो यहां से भी आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये भी देखिए, इस पे होता है करंट, इधर होता है वोल्टेज, तो आपका वोल्टेज लीड है, यही बस सेम वाला चीज। तो आप यहां से भी कितने एंगल से लीड किया जेड वो भी निकाल सकते हैं। देखिए निकालता हूं, देखिए tan फाई कैसे निकालेंगे? tan फाई के जरिए, तो tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना का? XL माइनस XC। इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और नीचे में R, यही ना। इसके लिए परपेंडिकुलर XL माइनस XC, नीचे में बेस R। tan के बाद आप चाहे तो निकाल सकते हैं क्या? sin फाई भी निकाल सकते हैं, और चाहे वोल्टेज वाले से आप फेज निकाले, या आप इंपेडेंस इससे फेज निकाले, इससे वोल्टेज से फेज निकाले, या इससे निकाले, सेम आएगा। सारा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चंस करने के बाद। हाँ, क्वेश्चंस नहीं लगाइएगा, प्रॉब्लम्स होंगी। sin फाई इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितने का? XL माइनस XC। परपेंडिकुलर कितने का है? XL माइनस XC, और हाइपोटेनस कितने का? जेड का। आप चाहे तो ऐसे छोड़ दीजिए, या जेड वाला ये वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी XL माइनस XC
और नीचे में जेड कितना है, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी एक्सएल माइनस एक्सी, जो जेड है जेड जेड जेड, एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर करूँ। देखिए आपके सामने ओके साइन फाई, आप चाहे तो कॉस फाई में भी निकाल सकते हैं एंगल, वो तो आप पर, आपके वो माइंड पर डिपेंड करता है कि आप कितना सोचते हैं। कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो इसके लिए आर हो गया बेस, जेड हो गया हाइपोटेनस, आंसर तो सबसे सेम आएगा। आपको भले ही tan फाई, sin फाई, cos फाई का वैल्यू अलग अलग मिलेगा, लेकिन जो फाई है फेज डिफरेंस वो सेम होगा ना। जैसे tan 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू या sin 30 की वैल्यू, तीनों की वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन एंगल तो 30 जो है एंगल वो तो सेम ही ना होगा। तो r बाई जेड, तो r हो गया आपका r में, ये देखिए r हो गया आपको r में, और z की वैल्यू तो आपको पता ही है कितना, रूट अंडर XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो घुमाया किसी भी तरीके से जा सकता है। आपको कैसे याद रहेगा, ये डायग्राम देखकर, ये डायग्राम देखकर, देख लीजिए आपके सामने है, एक बार उसे देखिए और देखकर जरा सोचिए तो आइडिया लगा कि नहीं। मैं कह रहा हूं देखिए और देखकर सोचिए तो आइडिया लगा कि नहीं, जल्दी बताइए। नहीं आइडिया लगा तो मैं अभी आपको समझाता हूं, फिर से अगेन मैं समझाऊंगा, फिर से समझाऊंगा। फेजर डायग्राम तक तो समझ में आ गया होगा, ऊपर VL नीचे VC इधर VR होगा। मेरे बच्चे फेजर डायग्राम तक तो समझ में आ गया होगा ना कि ऊपर VL नीचे VC इधर VR होगा। जी सर, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना, इसका इसका इसका, इन तीनों का। अब इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है मेरे बच्चे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, इसका इसका और इसका तीनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, देखिए यहां पे मान लिया कि VL बड़ा है VC छोटा है, तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाले। सोचिए, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है ऊपर, क्योंकि ये बड़ा है VL माइनस VC का, इधर हुआ VR। अब एक ऊपर और एक इधर, इन दोनों का नेट निकालना है, दोनों 90 डिग्री पे, एक ऊपर और एक इधर। तो दिल तो एक बात कहता है कि सर नेट कहीं ऐसे तिरछिये पास करेगा। तिरछिये मतलब चल छैये नहीं बोल रहे हैं, तिरछिये मतलब तिरछे पास करेगा कहीं बीच से। तो V नेट कहीं बीच से पास करेगा, तो बीच से पास करेगा तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। देखिए दो वेक्टर 90 पे होता तो रिजल्टेंट पड़े ना, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बस VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, यही तो है, VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। ओके, तो इन दोनों का नेट निकाल लेंगे, इन दोनों का नेट आपके सामने देख सकते हो। ओके, अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे मेरे बच्चे, tan फाई निकालिए, फाई निकालना है फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस चाहे tan से निकालिए, चाहे sin से निकालिए, चाहे cos, जो आपको मर्जी करता है। तो मैंने tan फाई निकाला, tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इस फाई के लिए VL माइनस VC परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हमारा V नेट हो गया, सॉरी tan इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो ये निकाल लिया एंगल, और ये सब तो एंगल निकाल लिया, ये जेड भी निकाल लिया वैसे सेम तरीके से। दिक्कत कहां है, दिक्कत यहां कि जो नेट वोल्टेज है वो करंट से लीड कर रहा है। देखिए नेट वोल्टेज है, ये करंट से ना लीड कर रहा, आगे जा रहा है, यहां दिक्कत है, यानी इस समय वोल्टेज लीड करेगा। अच्छा एक बात और मुझे बता दीजिए लगे हाथ, कि VL और VC में अगर VC बड़ा होता तो, और VR छोटा होता तो, सॉरी VL छोटा होता तो इधर तो VR होता है। बताइए ये दोनों में जो मैंने यहां माना कि VL बड़ा VC छोटा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आया ऊपर, अब VR इधर, तो नेट ऐसे पास किया। लेकिन अगर ये बड़ा होता ये छोटा होता तो, ऑब्वियस सी बात बच्चे, ये बड़ा होता ये छोटा होता, तो इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे आता, इसका और इसका रिजल्टेंट नीचे आता। कितने का आता, VC माइनस VL का, नहीं, और इन दोनों का रिजल्टेंट जब नीचे आता तो इसको हटा दीजिए इधर से, बस हो गया खत्म, इन दोनों का आ गया नीचे। अब इसका और इसका रिजल्टेंट कहीं ऐसे पास करता, देखिए दिख रहा है आपको, इसका और इसका रिजल्टेंट कहीं ऐसे पास करता, ये देखिए ऐसे पास करता, V नेट कहीं ऐसे पास करता। मतलब अब वोल्टेज हमारा लीड नहीं होता, यहां जो वोल्टेज लीड कर रहा था VL बड़ा होने से, अब वोल्टेज लैग हो जाता, पीछे हो गया। इस पे करंट है और V नेट कहीं ऐसे आया, तो वोल्टेज हमारा कुछ एंगल पीछे हो गया, कुछ फेज पीछे हो गया। इसीलिए LCR में ना मेरे बच्चे, नेट वोल्टेज लीड भी कर सकता है करंट के रिस्पेक्ट में, और नेट वोल्टेज लैग भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा। अगर ये बड़ा होगा, VL बड़ा होगा, तो नेट वोल्टेज ऐसे जाएगा, क्योंकि ये बड़ा होगा
तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर आएगा, इधर वी आर है तो ये इधर जाएगा, और अगर ये बड़ा होगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे जाएगा, तो ऐसे जाएगा। मेरी बातें आपको तो डिपेंड करता है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये सारी बातें डिपेंड करती है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, इस पे पूरा ब्रह्मांड है। ओके, तो एलसीआर सर्किट में नेट वोल्टेज लीड भी कर सकता है, लैग भी कर सकता है। ओके, तो एक काम कीजिए, लिख लिए, हेडिंग कर लिए है ना, हेडिंग जो मैंने पहले करवाया, फिर इसको लिख लीजिए ब्रैकेट में एलसीआर सर्किट, और उसमें एरो देकर लिखिए, एलसीआर सर्किट में ब्रैकेट में लिख लीजिए, और एरो देकर लिखिए। उसमें क्या लिखिएगा कि जब एलसीआर तीनों सीरीज में हो या एलसीआर सर्किट हो एसी में, तो उसमें हमारा नेट वोल्टेज लीड भी कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है करंट के रिस्पेक्ट में, या नेट लैग भी कर सकता है। डिपेंड करता है ये बड़ा है या ये बड़ा है। अगर एक्सेल बड़ा है, ये बड़ा होगा तो ऊपर वीएल बड़ा होगा, वीएल बड़ा होगा मेरे बच्चे तो नेट वोल्टेज कहीं ऐसे जाएगा तिरछे, और अगर एक्ससी बड़ा होगा तो नीचे में वीसी बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे नीचे में वीसी बड़ा होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे आएगा, इधर वी आर, तो नेट वोल्टेज कहीं ऐसे तिरछे जाएगा। सब वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो हेडिंग कर ली एलसीआर सर्किट, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो सब क्लियर होगा। दूसरा कंडीशन, दूसरा केस अभी करवाना बाकी ही है। ओके, लिखिए एलसीआर में, लिखिए इन एलसीआर सर्किट, इन एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट नेट वोल्टेज in LCR circuit net voltage may be lead, net voltage may be lead or lag, net voltage may be lead or lag, lead or lag नेट वोल्टेज में भी लीड और लैग एज कंपेयर टू फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एज कंपेयर टू फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एज कंपेयर टू फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके, यानी अल्टरनेटिंग करंट के फेज के रिस्पेक्ट में नेट वोल्टेज एलसीआर में लीड भी कर सकता है या लैग पीछे भी जा सकता है। ओके, अब आपको क्या करना है, सुनिए, ये डायग्राम बनाना है पूरा यहां तक, ये जो, उसके बाद फेजर डायग्राम, बगल में इंपेडेंस का डायग्राम बनाना है, फिर केस 1 करके ये पूरा नोट करना है ये 5 तक, और माइंड में रखना है कि VL बड़ा है, VC बड़ा छोटा है, तो नेट वोल्टेज करंट से लीड करेगा। वेक्टर का रिजल्टेंट पढ़े होंगे तो समझ में आएगा। ओके, फिर इंपेडेंस का यहां तक लिखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि फेज चाहे वोल्टेज की मदद से निकाले या करंट की मदद से निकाले, आएगा सेम, जो क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से निकालेंगे, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग ये वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। ओके, तो वहां तक आपको नोट करनी है। तो अगर ये बातें समझ गए मेरे बच्चे, तो मैं साइड हटता हूं, वहां तक ये कीजिए, तो ये और वहां तक नोट। फिर केस 2 इसी में करूंगा, जब VC बड़ा होगा VL छोटा होगा तो क्या होगा। मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए, कर लिए नोट मेरे स्टूडेंट्स, नोट कर लिए। चलिए मेरे बच्चे, नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बेस्ट बात है। ओके, अब मैं इसी का केस 2 लिख देता हूं यहां पे। देखिए केस 2 कब, जब वो आप रिजल्ट तो आप खैर जानते हैं क्या होगा केस 2 में, ये रिजल्ट आपको पता है, वो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता है। केस 2 का रिजल्ट आपको पता है कि क्या होने वाला है, जो कौन लैग करेगा, कौन लीड करेगा, नेट वोल्टेज कितना आएगा। इसलिए केस 1 केस 2 पढ़ाया जाता है, क्योंकि कभी कभी बच्चे रट लेते हैं। क्या रटते हैं कि सर एलसीआर में वोल्टेज लीड करेगा। नहीं 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 नहीं, डिपेंड करता है कि VL VC में कौन बड़ा है, यानी एक्सेल XC में कौन बड़ा है। अगर एक्सेल बड़ा होगा, करंट सबसे सेम है, तो उसका वोल्टेज भी ज्यादा होगा, और वो तो रिवीजन जितना कीजिएगा, जितना खुद से सेल्फ स्टडी कीजिएगा, सोचिएगा, उतना ही बेस्ट होते जाइएगा। अगर आप नहीं कीजिएगा तो बेस्ट नहीं होइएगा, अगर आप नहीं कीजिएगा तो बेस्ट नहीं होइएगा। यही सिंपल सी बातें हैं। चलिए मेरे बच्चे, देखता हूं तो आगे इसके बाद। ठीक है, केस 2 करता हूं। केस 2 में क्या करूंगा,
कि अगर मान लीजिए VC बड़ा है VL से, तो VC VL से बड़ा कब होगा? जब XC बड़ा होगा XL से। ये देखिए, XC बड़ा होगा XL से तो VC बड़ा होगा VL से। ओके, तो अगर मैं टोटल वोल्टेज की बात करूं, अगर मैं बात करूं टोटल वोल्टेज का, तो फेजर डायग्राम वोल्टेज का तो वैसे ही बनेगा, ऊपर VLG VLG, नीचे VCG VCG। ओके, इधर VRG VRG G। लेकिन अगर अगला लाइन में मैं लिखूं, अगला लाइन में, तब इन दोनों का नेट, ऊपर VL नीचे VC है, तो इन दोनों का नेट नीचे आ जाएगा। यस और नो? क्योंकि ये बड़ा है, देखिएगा ये बड़ा है और ऊपर वाला मेरा छोटा है, ऊपर वाला छोटा है, तो इन दोनों का नेट आ जाएगा नीचे। कितने का आ जाएगा? VC माइनस VL का, VC माइनस VL का। ओके, और इधर हमारा होगा VR का। ये देखिए, इधर हमारा VR का। ओके, तो अगर मैं सॉल्व करूं बच्चे, तो VNet की जो वैल्यू आ जाएगी वो कहीं ऐसे पास करेगा। देखिए, दिख रहा है? सॉल्व करूं तो VNet की वैल्यू ऐसे कहीं तिरछे पास करेगा, कहीं ऐसे तिरछे। देखिए, VNet की वैल्यू ऐसे, यानी अब मेरा देखिए, भूलिए मत, इस पे करंट होता है, ये भूलिएगा मत। तो पहले लैग होता है, लीड कर होता है, वो बाद में बात करेंगे। पहले VNet आएगा कितना ये बता दीजिए। यहां मैं लिख देता हूं VNet, ठीक है, यहां लिख देता हूं VNet। यस, VNet की वैल्यू कितनी आएगी? अब बताइए, अब बताइए, अब बताइए, अब बताइए कितना आएगा। पहले इसको हटाइए, इसको हटा दीजिए। इन दोनों का नेट आया नीचे, इधर है VR, तो इन दोनों का क्या होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब VC माइनस VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर ना जी, यही ना VNet आ जाएगा। और VNet पास करेगा अब कहीं ऐसे बीच में। और ये मत भूलिए कि इस पे करंट होता है, यानी करंट से अब आपका नेट वोल्टेज लीड आगे नहीं जा रहा है, बल्कि नेट वोल्टेज पीछे कुछ हो गया, नेट वोल्टेज पीछे हो गया। ओके, अब फाई आप जैसे निकालिए, जैसे tan से भी निकाल सकते हैं। tan फाई निकालिएगा तो tan इक्वल टू tan फाई इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इस फाई के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी VC माइनस VL, अब बाई हमारा VR होगा। अच्छा, एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा, सुनिए। कौन सी बात? सुनिए सुनिए सुनिए। जब ये बड़ा था ये छोटा था, देखिएगा, ये बड़ा था ये छोटा था, तो VNet आया VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। ओके, अब ये बड़ा हुआ यहां, ये बड़ा हुआ ये छोटा हुआ, तब VNet हुआ VC माइनस VL, यहां VL माइनस VC था। अच्छा, ऐसे VNet और ऐसे निकालूंगा तो अलग आएगा कि सेम? सेम आएगा बच्चे, स्क्वायर है ना। VC माइनस VL का आप 2 माइनस 3 का स्क्वायर करें, या 3 माइनस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो सेम ना आ जाएगा। 2 में से 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, और 2 में से 3 गया माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही ना होता है। तो स्क्वायर है तो नेट वोल्टेज सेम ही आएगा। इसलिए मैं शुरू से बार बार बोल रहा था कि ये बड़ा हो चाहे ये बड़ा हो, वोल्टेज तो सेम ही आएगा। लैगिंग लीडिंग का अंतर होगा, लैगिंग लीडिंग का अंतर होगा। ऐसा नहीं कि लैगिंग लीडिंग में अंतर नहीं होगा, वो हो जाएगा कि एक बार ऊपर वाला बड़ा होगा तो लीड कर जाएगा, और नीचे वाला ये बड़ा होगा तो ऊपर वाला बड़ा होगा तो लीड कर जाएगा, नीचे वाला बड़ा हो तो लैग कर जाएगा। ओके, उसमें अंतर होगा। फाई वगैरह अलग चीज है, फेज अलग होगा, प्लस माइनस वो एक अलग चीज है, लेकिन नेट वोल्टेज वही आएगा। ओके, तो tan फाई यहां से निकाल सकते हैं, tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। tan के बाद अगर आप sin फाई निकालेंगे, साइन में अगर आंसर देना चाहते हैं sin फाई, तो sin इक्वल टू क्या होगा? sin इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी VC माइनस VL बाई VNet। आप चाहें तो VNet की वैल्यू भी पूछ सकते हैं, पुट कर सकते हैं। कितना VNet की वैल्यू? चाहे तो VNet की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, इसका स्क्वायर ना। कैसे? VC माइनस VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। ये देखिए, ये देखिए बच्चे। ओके, और हमारा ऊपर है VC माइनस VL। आप चाहें तो साइन के अलावा कॉस से भी निकाल सकते हैं, एंगल तो सबसे सेम ही आएगा। कॉस फाई कैसे निकालेगा? कॉस फाई, कॉस फाई आप कैसे यूं ही निकाल पाओगे, जल्दी से बोलो बउआ
क्या तुम निकाल पाओ। कॉस फाई क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस हमारा वी आर का है और हाइपोटेनस भी नेट का है बस। तो वी आर होगा, वी नेट निकाल लीजिए। वी नेट कितना होगा, इसका स्क्वायर किसका, वी सी माइनस वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, यही ना होगा बस। चलिए ये चीजें क्लियर, टोटल वोल्टेज। अच्छा इस केस में इंपेडेंस भी निकाल सकते हैं क्या, इंपेडेंस जल्दी बोलिए, जल्दी इंपेडेंस एकदम निकाल सकते हैं। कितना आएगा ये बताइए, इंपेडेंस अगर हम जेडा निकालेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से बोलो बउआ, डायग्राम तो यही होएगा ना। ऊपर में एक्सेल हमारा, नीचे में एक्स सी होगा, इधर मेरा आर होगा जी, होगा बस। ऊपर में एक्सेल, नीचे में हमारा एक्स, यही ना होगा, ऊपर में एक्सेल और नीचे में हमारा एक्स सी। ओके अच्छा एक बात और मुझे बताइए कि आपका ये तो बड़ा है, एक्स सी बड़ा है, तो रिजल्टेंट किधर होगा, नीचे। इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे जाएगा कितना, एक्स सी माइनस एक्स एल। ये बड़ा, ये छोटा, ये नीचे वाला बड़ा, तो बड़ा नीचे जाएगा। ओके इधर हमारा आर है, तो दोनों 90 पे आया, तो जेड की वैल्यू कितनी होगी वही रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब किसका, एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आप चाहे तो एक्स सी और एक्स एल की वैल्यू पुट कर लीजिए। तो पहले जेड कितना आया था, एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ये देखिए एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, और अब जेड आया एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर। दोनों सेम होगा, पता ही होगा, स्क्वायर कर रहे हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर या बी माइनस ए का स्क्वायर सेम ही होता है। तो हम अगर इसका वैल्यू पुट करें जी, तो कितनी वैल्यू आएगा, कितनी वैल्यू आएगा बोलिए। चलिए मैं पुट करता हूं, एक्स सी की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई ओमेगा सी, एक सेकंड, 1 बाई ओमेगा सी माइनस एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये देखिए का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देख सकते हैं, आपको दिख रहा है, ये साफ साफ मेरी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी कि कितना आया, कैसे आया। जो एक्स सी का वैल्यू तो आप लोग को पता है ना, पढ़े ही है ना, 1 बाई ओमेगा सी एक्सएल, हमारा एक्सेल जो हमारा होता है वो कितना होता है, वो ओमेगा एल। तो आंसर सेम आएगा, चाहे आप एक ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी कीजिए या 1 बाई ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का स्क्वायर कीजिए। आंसर बस ये होगा कि इस समय जेड ऐसे पास करेगा और इसमें लैग नहीं होगा, बल्कि सॉरी लीड नहीं होगा, बल्कि लैग हो जाएगा, जो निकाल चुका हूं। tan आप निकाल सकते हो वैसे करके, ऐसे भी फाई, या तो वोल्टेज से फाई निकाल लीजिए, उतना तो एक्सपर्ट हो ही गए होंगे कि tan में कॉस में साइन में, या यहां से फाई निकाल लीजिए। मतलब सब एकदम अजब गजब हो गया होगा ना, आपको लग रहा होगा अरे बाप रे बाप ये क्या हो गया, ऐसा लग रहा होगा। चलिए यहां भी साफ करके निकाल ही लेते हैं इसको, मैं आपको मैंने लिखा ही दिया, निकाल लेते tan फाई। अभी क्वेश्चन करेंगे ना तब ज्यादा क्लियर होगा। चलिए देखिए tan फाई निकालते हैं। बताइएगा मुझे tan फाई निकालेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर ये फेज निकालना रहेगा कि हमारा वोल्टेज कितना पीछे गया जेड के रिस्पेक्ट में, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में कहेगा तो ऐसे निकालेंगे फाई, इससे या कॉस से। तो यहां tan फाई कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस। tan फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके परपेंडिकुलर कितने का है बच्चे, जल्दी बोलिए। अगर हम tan फाई कैलकुलेट करें तो इस फाई के लिए परपेंडिकुलर कितने का, ये एक्सएल माइनस एक्स सी बाई आर, बस एक्सएल माइनस एक्स सी बाई आर। चाहे तो इसका वैल्यू भी पुट करते एक्सएल एक्स सी का। अच्छा tan के बाद अगर साइन फाई पूछे आपसे, तो साइन के टर्म में अगर फाई निकालना है, साइन के टर्म में, तो साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यानी परपेंडिकुलर हमारा एक्सएल माइनस एक्स सी है और हाइपोटेनस जेड का। आप चाहे तो जेड की वैल्यू भी यहां रख सकते हैं, एक्सएल माइनस एक्स सी। जेड की वैल्यू कितनी होगी, जेड इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का रूट होगा जेड ना, यानी कितना, और एक्सएल माइनस एक्स सी कहां से, ना एक्स सी माइनस एक्सएल यहाँ की, यहाँ एक्स सी माइनस एक्सएल, पूरा गलती हो जाएगा, एक्स सी माइनस एक्सएल। ओके ऐसे तो आंसर सेम ही आना है,
एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर का रूट। ये देखिए मेरे बच्चे, तो tan निकल गया, फिर साइन। अब चाहे तो कॉस से भी निकाल सकते, चलिए मैं इसे हटा देता हूं। ये देखिए, चाहे तो आप कॉस से भी निकाल सकते हैं, कॉस से भी। कॉस इक्वल टू क्या होता है? कॉस इक्वल टू बेस वाई हाइपोटेनस। फाई के लिए आर होगा बेस और ये जेड होगा हाइपोटेनस। कॉस फाई इक्वल टू बेस वाई हाइपोटेनस। ओके, तो हमारा आर वाई जेड हो गया। ये देखिए आर वाई जेड, बस क्लियर। कॉस फाई इक्वल टू आर वाई जेड, तो आर हो गया हमारा आर बच्चे, और जेड की वैल्यू कितनी है? जेड आपको पता ही है, इसका स्क्वायर या यहां पे अभी निकाला है, एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का रूट। ये क्लियर हो गया। तो केस टू भी आप नोट कीजिए, केस टू नोट कीजिए एक बार, यहां से लेके यहां तक एक बार ओवर व्यू देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार सबको ओवर व्यू दूंगा, फिर क्वेश्चंस करवाऊंगा तो सब टकाक क्लियर होगा। जल्दी से लीजिए, ये लीजिए मेरे बच्चे, साफे मैं करता हूं जी, ये इसको आप नोटे कीजिए, साफे मैं करता हूं जी, क्यों जी कब से जी, साफ करूं या ना जी। जल्दी नोट कीजिए मेरे बच्चे, सब फेजर डायग्राम का खेल है। ये आपको पता है दुनिया जीत लिए, ये आपको पता है दुनिया जीत लिए, बस बाकी तो आगे कैलकुलेशन है वेक्टर्स का कि कैसे रिजल्टेंट निकलता है। ओवरव्यू मैं दूंगा मेरे बच्चों जी, चलिए मेरे बच्चों यहां मैं बताता हूं, क्यों जी हाँ या ना जी, क्यों जी। चलिए मेरे बच्चे देखिए क्वेश्चंस, नहीं ओवरव्यू देता हूं। देखिए मैंने बात करा एलसीआर सर्किट का, क्योंकि पूरा खेल एलसीआर का है। अगर आप एलसीआर बढ़िया से सीख लिए ना तो आरसी वगैरह सब बहुत ईजी, वो सब बहुत ईजी है, सच में बहुत ईजी है, हद से ज्यादा ईजी है। देखिए कैसे मैं बताता हूं, सुनिए मेरी बात। मैं क्या बोला आपसे? तो मैम बोला मेरे बच्चे, मैं क्या बोला आपसे? मैम बोला मेरे बच्चे आपसे कि क्या करना है आपको, आपको पहले टोटल वोल्टेज निकालना। पहले तो आप फेजर डायग्राम माइंड में रखिए। देखिए VL ऊपर जी, VC नीचे जी, अब VR इधर जी। तो ये तो निकला फेजर डायग्राम जी, लेकिन यहां पे जाके अड़चन ये मिल गया जी कि ये बड़ा या ये बड़ा जी, क्योंकि ये बड़ा होगा तो रिजल्टेंट ऊपर जाएगा और ये बड़ा होगा तो नीचे जाएगा। तो मैंने कहा मेरे बच्चों दो केस से मानते हैं जी, केस 1 मैंने साफ किया, केस 2 आप देखते हैं जी। तो मैंने 2 केस माना, उसमें एक में क्या किया? एक में VL को बड़ा मान लिया। समझ रहे मेरी बात? मेरा गला बिल्कुल बैठ गया है पढ़ाते पढ़ाते। तो मैंने बोला कि एक में मैंने VL को बड़ा मान लिया और दूसरे में VC को जी। तो VL बड़ा माना, VC छोटा माना, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर जाएगा। देखिए ऊपर जाएगा, आपको नंबर में रहेगा, ऐसा थोड़ी रहेगा VL VC, आपको नंबर में रहेगा। इधर VR है, तो देख के टकैक से पता चल रहा है, टकैक से कि सर ये दोनों का होगा VL माइनस VC, इधर है VR जी, दोनों के बीच का एंगल 90 है जी, दोनों के बीच का एंगल 90 है जी। तो नेट निकालेंगे तो ऐसे जाएगा जी, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जी। तो वो मैंने नेट निकाल लिया, वी नेट, सॉरी जेड नहीं वी नेट, सॉरी वी नेट निकाल लिया। फिर मुझे पता चला कि इस पे तो करंट माने थे शुरू में, हाँ, यानी करंट से हमारा नेट वोल्टेज आगे जा रहा है। कब? जब ये बड़ा है तो। और वही जेड के साथ भी हुआ, इधर एक्सएल बबुआ, इधर एक्सीजी, इधर रेजिस्टेंस है जी। अगर ये बड़ा है तो जी, ये तो बड़ा है जी, ये तो छोटा है जी, बड़ा जी छोटा जी। तो बड़ा ऊपर जी, छोटा नीचे जी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर जाएगा जी। कितने का जी? एक्सएल माइनस एक्ससी, इधर है आर मेरा जी। तो इन दो, अब ये नहीं, तो मैं कह रहा हूं कि ऊपर आया, देखिए इन दोनों का ऊपर आया, एक्सएल माइनस एक्ससी ऊपर, इधर आर है। तो अब सोचिए जेड कितना होगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 2 वेक्टर 90 पे।
यही तो मैं कह रहा हूं कि दोनों वेक्टर 90 पे, तो नेट इसका स्क्वायर जेड जाएगा कहीं बीच में, यहां से भी फाई आप निकाल सकते हैं, यानी कि हमारा वोल्टेज लीड करेगा, आगे जाएगा। tan फाई इक्वल टू tan निकालिए परपेंडिकुलर बाई बेस, या आप साइन निकालिए, साइन कैसे निकाल सकते हैं, साइन इक्वल टू निकालिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, या कॉस इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। बस मैंने आपको रिजल्टेंट वेक्टर का निकालना सिखाया था, बताया था मैंने आपको, याद कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताया था और भी बहुत जगह बताया है। और उसी में अगर ये बड़ा होगा तो सब नीचे जाएगा। बाकी तो क्वेश्चंस है, देखने में भले हार्ड लग रहा हो, बाकी तो क्वेश्चंस है, बाकी तो क्वेश्चंस है, बाकी तो क्वेश्चंस है। चलिए मेरे बच्चे जल्दी से नोट कीजिए जी, केस 2 यहां से यहां से नोट कीजिए जल्दी से वहां तक, फिर मैं इसको इरेज करता हूं और इरेज करके क्वेश्चंस दिखाता हूं। ओके, नोट कर लिए मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बहादुर, मेरे शेर, नोट किए बच्चे, नोट किए क्या बच्चे, हमको आज तो गाना ही सेट हो गया जी। चलिए नोट किए, तो अब क्लास असाइनमेंट निकालिए, तब आपको क्वेश्चंस पता चलेगा। देखिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक फायदा नहीं होगा, आपको तब तक फायदा नहीं होगा जब तक ना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको फायदा होगा। चलिए मेरे बच्चे, तो इन सबको मैं कर देता हूं पूरा साफ, कंप्लीटली पूरा क्लियर, एकदम रगड़ के साफ करता हूं, ये देखिए। और अब अगर मैं रगड़ के साफ कर लिया तो मैं जल्दी से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा दिए देता हूं। निकालिए क्लास असाइनमेंट, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्लास असाइनमेंट निकालिए और देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वो तो आप देख ही सकते हैं। बस एलसीआर को आप माइंड में डाल लीजिए। निकाले क्लास असाइनमेंट मेरे स्टूडेंट्स, क्लास असाइनमेंट आपने निकाला। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पढ़िए तो। कह रहा है क्वेश्चन में कि आपके पास एसी सर्किट है, ओके, और उस एसी सर्किट में आपका इंडक्टर कैपेसिटर ओके लगा हुआ है। कह रहा है कि आपके पास एसी सर्किट है, उस एसी सर्किट में कह रहा है कि इंडक्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, रजिस्टर तीनों लगा हुआ है सीरीज में, और इसके लॉन्ग जो वोल्टेज है वो 18 वोल्ट, 6 वोल्ट और 9 वोल्ट है। तो कुल वोल्टेज और करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस निकालना। चलिए देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है आपका एल भी है, ये देखिए एल भी है, सी भी है आपका, और सी के साथ साथ आपका आर भी है। ये देखिए एल भी है, सी भी है और आर भी है, तीनों के तीनों ओके। और यहां हमने एसी लगा रखा है, तो कह रहा है कि एल का जो वोल्टेज है यानी वीएल, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो एल का वोल्टेज है यानी वीएल ओके, ये वीएल की वैल्यू हमारी दे रखी है बच्चे 18 वोल्ट। ये देखिए क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए, समझ में आएगा। एल का वोल्टेज हमारा 18 वोल्ट दे रखा है ओके। अच्छा, एल के बाद आगे कह रहा है सी का वोल्टेज 6 वोल्ट और आर का वोल्टेज 9 वोल्ट। इसका 6 वोल्ट, बीसी 6 वोल्ट, और आर का वोल्टेज यानी वीआर हमारा 9 वोल्ट का दे रखा है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है भाई, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कुल वोल्टेज। चलिए कुल वोल्टेज निकालते हैं, सॉल्यूशन। कुल वोल्टेज, सबसे पहले आंख बंद करके कुल वोल्टेज के लिए क्या कीजिएगा, फेजर डायग्राम बनाइएगा। ऊपर वीएल जो दे रखा है कितने का, 18 का, नीचे आपका वीसी जो दे रखा है आपको 6 वोल्ट का, इधर आपका वीआर जो दे रखा है 9 वोल्ट का। देख के पता चल रहा है कि नेट वोल्टेज कहीं ऐसे पास करेगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा और ये छोटा है, तो ये बड़ा और ये छोटा, सुनिए, क्योंकि ये बड़ा और ये छोटा है, तो ये बड़ा और ये छोटा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर आएगा। देखिए ऊपर 18 नीचे 6, तो इन दोनों का रिजल्टेंट या तो फॉर्मूला में डायरेक्ट बनाइए, लेकिन हम लोग अगर डायरेक्ट नहीं बनाएंगे तो यहां डायरेक्ट ऊपर कितना होगा, 18 में से 6 गया 12 वोल्ट। नहीं, अब डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं, मैं 12 वोल्ट यहां लिख देता हूं, या माइंड में भी सोच सकते हो ओके। इधर 9 वोल्ट ओके, तो नेट वोल्टेज निकाल लीजिए, नेट वोल्ट कितना होगा, या तो नेट वोल्टेज फॉर्मूला में पुट कीजिए,
जो आपको पता है उसमें पुट कीजिए, नहीं तो मैं तो फार्मूला में नहीं पुट करता हूं। मैं तो ऐसे सोचूंगा कि ऊपर 18 नीचे 6 तो ऊपर 12 इधर 9 तो रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। डायरेक्ट पुट करूंगा 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, लेकिन आपके लिए मैं कर लेता हूं अभी स्टेप स्टेप कि ऊपर VL नीचे VC तो जाएगा VL माइनस VC का स्क्वायर। देखिए ऊपर VL नीचे VC तो जाएगा VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, यही जाएगा ना। चलिए अब बना लीजिए, हो गया काम। ओके तो हो गया काम। तो VL माइनस VC कितने का हो गया? 12 का। या तो डायरेक्ट वही तो मैं कह रहा था कि या तो आप लिखिए आगे का स्टेप और कीजिए, 18 माइनस 6 का स्क्वायर तो 18 में 6 12 का स्क्वायर, या डायरेक्ट हमको पता है कि VL माइनस VC कितने का होगा? 12 का स्क्वायर प्लस VR हमारे 9 का स्क्वायर। मैं तो रहता तो डायरेक्ट ये लिखता है, डायरेक्ट ये कि ऊपर 18 नीचे 6 तो 18 में 6 गया, ऊपर 12 इधर 9, 90 डिग्री पे 12 नहीं तो रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। कितने वोल्ट का आएगा बच्चे बताइए? 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 15 वोल्ट का, 15 वोल्ट का, 15 वोल्ट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना होगा, ये नंबर के बाद आगे इसी क्वेश्चन में कह रहा है फेज डिफरेंस कितना होगा करंट और वोल्टेज के बीच। तो एक बात तो पता है मेरे बच्चे कि नेट वोल्टेज पास करेगा इससे और इधर होता है हमारा करंट, तो ये जो एंगल होगा यही फेज डिफरेंस होगा। इधर करंट होता है, इधर वोल्टेज, करंट वोल्टेज के बीच। ओके यही होगा। अब आप इस एंगल को चाहे tan से निकालिए, चाहे साइन से, चाहे cos से, आंसर तो सबसे सेम ही आएगा। लिखिएगा इनवर्स, देखिए एंगल फाई सबसे सेम आएगा। अगर आप tan के टर्म में लिखते हैं तब अलग आएगा tan की वैल्यू, cos की वैल्यू, तो सेम एंगल के लिए tan cos सब अलग अलग आता है ना। तो बी नंबर में tan फाई लगा दीजिए वोल्टेज से। tan फाई इक्वल टू डायरेक्ट, देखिए मैं तो होऊंगा तो डायरेक्ट 12/9 करूंगा, क्योंकि tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो आपसे सोचूंगा कि ऊपर 18 नीचे 6 तो ऊपर 18 नीचे 6 ऊपर 12 आएगा, इधर 9 आएगा, तो डायरेक्ट 12/9 कर दूंगा। डायरेक्ट मैं रहूंगा तो डायरेक्ट करूंगा 12/9। ओके लेकिन अगर मेरे बच्चे, लेकिन मैं कर रहा हूं, लेकिन अगर मेरे बच्चे ऐसे नहीं होता है तो आप फॉर्मूला पुट कीजिए कि ऊपर VL नीचे VC, देख के रट के नहीं, फॉर्मूला देख के ऊपर VL नीचे VC तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर जाएगा, यानी ऊपर होगा VL माइनस VC, ऊपर होगा VL माइनस VC, इधर VR, तो tan इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया। देखिए VL माइनस VC बाई VR, VL माइनस VC कितने का है जी? 12 का, 12 का ना। अब VR 9 का, तो 12/9 करूंगा तो 4 से 4 3 से 4 3 12 3 3 9 4/3। तो tan फाई अगर 4/3 आया तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? tan फाई मेरे भैया 4/3 है 3, कितने होता है tan फाई 4/3? 53 डिग्री। जानते नहीं जानते तो इनवर्स में लिख दीजिए, या तो 53 लिख दीजिए। पता है आपको कि tan 53 की वैल्यू 4/3 होती है, यानी कि करंट से वोल्टेज 53 डिग्री आगे होगा, लीड करेगा। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं फाई की वैल्यू, नहीं पता तो tan पता ही हो गया 4/3, तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, tan फाई 4/3, तो फाई इक्वल टू जो, तो वो तो डिपेंड करता आप पे, सब सही है। आइडिया लगा? इसे नोट कीजिए, सिंपल सा था मेरे बच्चे। इसका तीनों का वोल्टेज दे रखा है, तीनों का वोल्टेज दे रखा है, यूं 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 चुटकी बजाए नेट वोल्टेज निकल गया देखकर डायग्राम से कि ऊपर बड़ा नीचे छोटा, इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर, इधर 9 तो दोनों का रिजल्टेंट निकालिए, नेट वोल्टेज निकल गया। फिर फाई की अगर बात करें कि कितना आगे लैग या कितना आगे लीड है, तो tan फाई निकालूंगा तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, यानी 12/9 होगी। सॉल्व करूंगा तो वैल्यू यहां से हमारा कितना हो जाएगा बच्चे? 4/3, tan फाई 4/3 होगा। सॉल्व करके आपके सामने मैंने आंसर, देखिए आपके सामने मैंने आंसर निकाल लिया। ओके तो ये तो खैर बड़ी चीजें नहीं है, ये तो आसानी से निकल गया, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है और भी अच्छा है। हाँ, और आपको जानते हैं एक्सेल XC और R भी दे सकता था, वो क्वेश्चन पूछने वाला पे डिपेंड करता है। तो खैर आप इसे नोट कीजिए, मैं साइड हटता हूं, इसे नोट कीजिए, मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए आप इसे, जल्दी नोट कीजिए। ओके चलिए मेरे बच्चे समझ गए, डायग्राम आपको माइंड में है तो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, कितने एंगल पे वो निकाल सकते हैं, सब वेक्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कह रहा है कि आपके पास R है 12 ओम का। ओके चलिए वो भी मैं कर देता हूं, R है आपको 12 ओम का, पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन। R है 12 ओम का रजिस्टर। फिर कह रहा है आपको कि एक हमारा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस 14 ओम है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब क्या? XC हमारा 14 ओम पता है आपको, कि चाहे रेजिस्टेंस बोलूं, रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलूं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलूं, या फिर इंपेडेंस, नेट जो जेड होता है वो बोलूं, नेट जेड होता है, सबका यूनिट ओम ही होता है। ओके
और आपको इंडक्टर दिया है 0.1 हेनरी का। वाह जी वाह, ये तो बहुत तेज बन गया बउआ। एक्सेल नहीं दिया, सिर्फ एल दिया है 0.1 हेनरी का, मतलब आपसे एक्सेल निकलवाएगा। ये दोनों तो पता है एक्सेल निकलवाएगा। चलिए मैं समझ गया क्वेश्चन में क्या पूछेगा। मैं समझ गया, आप भी समझ रहे होंगे। आपको ये दे चुका है एक्सेल और आर, एक्सी और आर, और एल के लिए एल दिया है, एक्सएल नहीं दिया है, मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं दिया। इस बात को ध्यान देना है, मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं दिया। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले तो कह रहा है कि कितना करंट फ्लो होगा, पाई की वैल्यू 3 लेनी है, कितना करंट फ्लो होगा। अच्छा, करंट जब पूछ रहा है, समझिएगा, करंट जब, चलिए मैं यहां लिखता हूं कि करंट जब पूछ रहा है आई इक्वल टू, तो आई इक्वल टू तो V बाई आर होता है। जी सर, लेकिन यहां जब तीनों डिवाइस है, एक दो नहीं बल्कि तीन तीन डिवाइस है, तो यहां आर होगा, एक्सएल होगा, एक्ससी होगा या जेड होगा, क्या होगा बताइए नीचे में। आई इक्वल टू, ऐसे तो ओम्स लॉ से आपको पता है कि आई इक्वल टू टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस होता है, लेकिन यहां तीनों का कॉम्बिनेशन जो आएगा उसको टोटल रेजिस्टेंस नहीं बोलते, आपको पता है कि जेड बोलते हैं। तो आई इक्वल टू यहां V बाई जेड हो जाएगा मेरे बच्चे। ओके, V बाई जेड, बस जेड की वैल्यू निकालनी होगी। खैर, तो जेड के लिए आपको देखिए डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, एक्सेल, एक्सी और आर का, और उसके लिए एक्सेल चाहिए। एक्सेल आपको है नहीं, क्वेश्चन में क्या क्या दिया पहले वो पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि 200 वोल्ट है, यानी 200 वोल्ट है, यानी आरएमएस वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट। 200 वोल्ट दिया है तो कुछ नहीं तो क्या दिया है, आरएमएस वोल्टेज दिया 200 वोल्ट। फिर से मैं कर रहा हूं, सुनिए, आपको 200 वोल्ट दिया है मेरे बच्चे, तो कुछ नहीं तो ये आरएमएस वोल्टेज है 200 वोल्ट। ओके, आरएमएस वोल्टेज है 200 वोल्ट। ओके, आगे क्या कह रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी हमारा 50 हर्ज है, 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी सर्किट का, एसी सर्किट का हमारा 50 हर्ज है फ्रीक्वेंसी। ओके, अच्छा से पहले तो आप जेड पर फोकस कीजिए। जेड निकालने के लिए आर चाहिए, एक्ससी चाहिए और एक्सएल चाहिए। डायग्राम से, ऐसे जो आप लोग डायग्राम बनाए थे, आर इधर, एक्सएल इधर, एक्ससी इधर, तो एक्ससी और आर तो क्वेश्चन में दे दिया है। आपको एक्सएल निकलेगा तब ना ही निकलेगा, तो पहले आपको एक्सएल निकालना पड़ेगा। ये देखिए एक्सएल, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेल। और एक्सेल की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा इंटू एल, पता होगा आपको। एक्ससी का वैल्यू 1 बाई ओमेगा सी और एक्सेल का वैल्यू होता है ओमेगा इंटू एल। तो निकालिए ओमेगा इंटू एल, ओमेगा निकाल लीजिए। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है, तो आपको पता है कि ओमेगा इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू 2 पाई। तो फ्रीक्वेंसी हमारा 50 का 50 गुना 2, पाई की वैल्यू 3, तो 50 गुना 100 इंटू 3, 300 रेडियन पर सेकंड ओमेगा है। डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, ओमेगा दे चुका 300 रेडियन, मतलब सब यूज करवा दिया। समझ रहे हैं ना, आपको देखिए डायरेक्ट ओमेगा भी नहीं दिया, वो फ्रीक्वेंसी से ओमेगा निकलवाया और ओमेगा निकाल के एक्सेल निकलवाया। और ये कैसे पता चलेगा कि कब क्या निकाले, वो तो प्रैक्टिस से, वो तो देखिएगा, तो देखते देखते दिमाग लगाइएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या निकाल सकते हैं। तो एक्सेल हो गया ओमेगा इंटू एल, ओमेगा हो गया हमारा 300 का, और इंटू एल की वैल्यू 0.1, 1/10 सॉल्व करेंगे तो 30 ओम का एक्सेल होगा। सॉल्व करेंगे तो एक्सएल की वैल्यू हमारी 30 ओम हो जाएगी। बस हो गया। तो नेट जेड पहले निकाल लेते हैं। जेड देखिए कैसे जेड निकलेगा, सोचिए, वो भी बड़ा आसान से निकल जाएगा जी। ऊपर होगा एक्सएल कितने का, 30 का, नीचे होगा एक्ससी कितने का, 14 का, इधर होगा आर कितने का, 12 का। तब डायरेक्ट जेड निकालिए, वैसे डायरेक्ट जेड निकालिए देखकर कि ऊपर 30 नीचे 14, तो इन दोनों का होगा 30 माइनस 14 अपोजिट में, तो और इधर है आर, तो इसका स्क्वायर। तो डायरेक्ट देखिए कैसे होगा, जेड कैसे निकलेगा, ऊपर आएगा 30 माइनस 14, तो 30 माइनस 14 का स्क्वायर। चाहे तो फार्मूला भी लिख सकते हैं, मुझे पता है कि कुछ कुछ रट्टू एकदम होते हैं, कुछ कुछ बच्चे एकदम रट्टू होते हैं, उनको पढ़ने से मतलब नहीं होता है। उनको एक तो मतलब होता है टीचर में कमी निकालने से, पहला तो टीचर में कितनी कमियां है वो निकालने से, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने से उनको मतलब नहीं होता है। उनको हर एक कदम कदम पे बैसाखी चाहिए। तो फिर ठीक है, उनके लिए भी मैं काम कर देता हूँ। हाँ, तो मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला मेरे बच्चे कि हमको तो निकालनी है जेड। जेड क्यों चाहिए, करंट आई इक्वल टू V बाई जेड से। तो मैंने कहा कि जेड निकालने के लिए ऊपर 30 नीचे 14, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए। कैसे पुट कीजिएगा, 30
माइनस 14 का स्क्वायर, डायरेक्ट पुट कीजिए 30 माइनस 14 का स्क्वायर। ओके, और नीचे में इधर आर तो आर का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, इधर 12 है ना 12, और नहीं तो आप फार्मूला पे पुट कर लीजिए, आपको पता ही है कि ऊपर एक्सएल नीचे एक्ससी, तो एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, बस सबका वैल्यू पुट कर लीजिए, एक्सएल का वैल्यू एक्ससी का वैल्यू सेम चीज, जैसे निकालिए सॉल्व कीजिएगा तो 13 माइनस 14 आपको हो जाएगा कितने का, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ओके, सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको 20 ओम हो जाएगा, 20 ओम, जेड की वैल्यू 20 ओम, ओम होगा एक तरीके से, जेड भी हमारा रुकावट होता है। ओके, जेड निकल गया तो आते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या कहा है, सबसे पहला क्या है, करंट कितना होगा, करंट मतलब कौन सा करंट, आरएमएस करंट, करंट में कुछ नहीं बोला है तो आरएमएस करंट ही कहा पूछ रहा है, और वोल्टेज में आरएमएस ही दिया तो आई आरएमएस कह रहा है, कहने का मतलब आई इक्वल टू आई आरएमएस, या आई भी लिख सकते, तो आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर, तो बस इतना होगा कि यहाँ आर नहीं लिखेंगे बल्कि एलसीआर है, तो टोटल रेजिस्टेंस को बोलते हैं जेड, इंपेडेंस, टोटल रुकावट को जेड बोलते हैं, और आई आरएमएस के लिए वी आरएमएस लेंगे, बात हो गया। आई आरएमएस के लिए आई इक्वल टू वी बाई आर, वी आरएमएस लेंगे, वी आरएमएस कितने का है हमारा 20 है, 200 का, ये देखिए वी आरएमएस 200 का, और जेड हमारा कितने का 20 का, बस आई आरएमएस करंट कह रहा है या वोल्टेज दिया हुआ है तो आरएमएस दिया रहता है ना, पता है ना आपको, पढ़े आया है ना, क्या कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा तो वो या तो आरएमएस ही दिया रहेगा, करंट या वोल्टेज का जो भी वैल्यू वो आरएमएस दिया रहता है, तो आई इक्वल टू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 20 टू 10 एम्पियर हो जाएगा करंट। अगला क्वेश्चन इसी के बी नंबर में क्या करा, मतलब इसमें सब निकलवा दिया, जेड वगैरह भी निकलवा दिया और दिमाग में लगा दिया कि आई इक्वल टू वी बाई आर होता है, लेकिन आर तब करेंगे जब सिर्फ रजिस्टर रहेगा, एलसीआर या एलसी या कोई भी दो रहेगा तो जेड होगा। ओके, बी नंबर में क्या करा है, बी में फेज डिफरेंस करा, ओहो ये तो आसान है जी, फेज डिफरेंस तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि ऊपर 30, ऐसे सोचिए ना, ऊपर एक्सएल हमारा 30 का, नीचे एक्ससी हमारा कितने का 14 का, 14 ओम, 14 12 मतलब 14 ओम की बात कर रही है यहाँ पे। ओके, 14 ओम का, इधर हमारा कितने का आर 12 का, तो निकाल लीजिए कि नेट ऐसे नहीं जाएगा, अगला डायग्राम कैसे बनेगा, अगर डायरेक्ट निकाल सकते तो निकाल लीजिए, तो अगला डायग्राम बनाइए कि ऊपर 30 से नीचे 14 तो ऊपर आएगा 30 माइनस 14, ये देखिए, यानी कितने का 30 माइनस 14 कितने का हो जाता है 16 का। ओके, इधर 16 का, इधर आर कितने का है 12 का, ये देखिए, तो इधर आर 12 का, इधर आपका जो इधर तो आया एक्सएल माइनस एक्ससी 16 का, तो जेड ऐसे जाएगा, तो जेड तो निकाल ही लिया आपने इन दोनों का, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करके, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करके, बस ये एंगल कह रहा है फेज डिफरेंस। तो मैंने कहा था ना कि चाहे वोल्टेज दिया रहेगा तो वोल्टेज से फेज डिफरेंस निकालिए, या इंपेडेंस के टर्म में एक्सएल एक्ससी से फेज डिफरेंस निकालिए, आंसर तो सेम आएगा। तो tan फाई इक्वल टू यहाँ भी परपेंडिकुलर बाई बेस कर दीजिए, फाई तो करा फेज डिफरेंस, tan फाई क्या होगा यहाँ से डायरेक्ट 16 बाई 12, जो रटे हैं वो रट के निकाल लीजिए, क्या लिखिएगा एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर, या देख के एक्सएल माइनस एक्ससी 16, नीचे में 12, 16 बाई 12, 4 से 4 4 16, 4 3 12, यानी फाई इक्वल टू 53 डिग्री, यहाँ से बोल सकते हैं फाई, या तो 53 बोलिए और नहीं तो tan में बोलिएगा तो tan इनवर्स भी बोल सकते हैं, फाई इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 भी बोल सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। ये तो ये लीजिए मेरे बच्चे, इससे भी नोट कीजिए, जल्दी से इसे नोट कीजिए, तो एलसीआर हो गया, और एलसीआर समझ गए ना तो आपके इसी के धुन पे आगे सब हो जाएगा, आरसी एलसी जो भी है सब का सब हो जाएगा। ओके, तो बहुत जल्दी आगे मैं करवा देता हूं, बहुत आसान है। चलिए मेरे बच्चे इसे कर देता हूं साफ, नोट कर लिए तो नोट कर लिए ना, और हाँ क्वेश्चंस को ना देखिएगा, थोड़ा विजुअलाइज कीजिएगा तब क्लियर होगा, ऐसे नहीं क्लियर होता है। ओके, तो इसको मैं करता हूं खट 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 सब। अच्छा, एक बात और माइंड में होता है बच्चों को कि सर क्या ऊपर बनाए थे VL, सुनिए ऊपर बनाए थे VL, हाँ नीचे बनाए थे VC, हाँ ठीक है, तो सर ऊपर वाला बड़ा नीचे छोटा, या फिर नीचे वाला बड़ा ऊपर छोटा करके पढ़ा दिए, हाँ लेकिन एस मनी सर अगर दोनों बराबर हो तो VL VC बराबर होगा तो वो भी तो हो सकता है, हाँ दोनों बराबर होगा तो दोनों बैलेंस कर लेगा, बैलेंस करेगा तो नेट वोल्टेज सिर्फ इधर बचेगा VR, और करंट भी इधर ही, लेकिन वो अभी हमको नहीं पढ़ना, वो रेजोनेंस में पढ़ना है। जैसे केमिस्ट्री में आप लोग रेजोनेंस का नाम सुने होंगे ना, यहाँ फिजिक्स में भी रेजोनेंस होता है, यहाँ पे फिजिक्स का भी रेजोनेंस होता है। ओके, तो रेजोनेंस में हम लोग उस चीज को आगे जाके पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे,
दोनों बराबर होगा तो दोनों बराबर यहां नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि रेजोनेंस में और भी चीजें जाननी होती हैं, इसलिए यहां नहीं पढ़ा जाता है। तो मेरी बातें आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा हम क्या कह रहे हैं। अब अगला लिखिए, 1 2 3 4 हो गया, पांचवा सर्किट लिखिए, एल आर सर्किट। शॉर्टकट में लिखिए ना सिर्फ एल आर। क्या लिखिएगा कि जब एल और आर सीरीज में हो, डायरेक्ट लिखिए एल आर सर्किट। जब एल और आर दोनों हो, अब दो दो करके पढ़ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 रहेगा तो भी कुल अपोजिशन को बोलते हैं इंपेडेंस, और 2 रहेगा तो भी कुल अपोजिशन को इंपेडेंस ही बोलते हैं। ऐसा नहीं कि उसको रिएक्टेंस बोलते, नहीं, रिएक्टेंस अकेले अकेले को बोलते हैं, या तो एक्सएल को या एक्ससी को, पता होगा आपको, एक्सएल या एक्ससी के रुकावट को बोलते हैं अकेले। ओके, चलिए मेरे बच्चे सॉल्व करता हूं, ये देखिए। चलिए मेरे बच्चे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए समझिए मेरी बात, क्वेश्चन नहीं, सॉरी, 4 हो गया, 5वां नंबर, एल आर सर्किट। ये देखिए एल आर सर्किट, बताइए एल आर सर्किट में क्या होगा। एक एल, एकदम मैं बोलते चला जाऊंगा, समझते चला जाइए, और एक आर, बस। इसका जो इसके लॉन्ग जो वोल्टेज होगा वो VL होगा, और इसके लॉन्ग जो वोल्टेज होगा वो VR होगा, बस। उसके बाद हम यहां AC सर्किट, यहां AC लगा देंगे, उसके बाद यहां AC लगा देंगे। क्लियर हो रही होगी मेरी बातें। तो बच्चे इतना तो आपको पता है कि पूरा काम होता है फेजर डायग्राम से। तो अगर यहां फेजर डायग्राम बना तब यहां कैसा बनेगा ये बताइए। फेजर डायग्राम कैसा बनेगा बबुआ, ऊपर VL जाएगा, राइट में VR होएगा, VC का न पता। VC का कोई पता नहीं होगा जी, VC नहीं ना है कि नीचे VC बना दें, C है ही नहीं। LR की बात कर रहे हो, ओके। तो यहां तो ऐसे ही देख के पता चल रहा है। अच्छा, ये फेजर डायग्राम हो गया, तो नेट वोल्टेज ऐसे पास करेगा, यस और नो। फेजर डायग्राम हो गया तो नेट वोल्टेज ऐसे ही पास करेगा ना। और अगर मैं इंपेडेंस की बात करूं तो इंपेडेंस वाला कैसा डायग्राम बनेगा ये बोलिए। इंपेडेंस में ऊपर हो जाएगा हमारा XL, इधर हो जाएगा R, बस। ओके, तो अगर मैं टोटल वोल्टेज की बात करूं तो हंस कर निकाल लेंगे टोटल वोल्टेज, यहां पे टोटल वोल्टेज हंस कर निकाल लेंगे। ओके, टोटल वोल्टेज कैसे निकालेंगे भाई, हंसते हुए निकालेंगे। बोलिए कैसे निकालेंगे टोटल वोल्टेज, हंसते हुए निकालेंगे। कैसे, ऊपर में देखिए, ऊपर में VL, देखने की चीज है, ऊपर में VL, ओके, इधर में हमारा VR, ऊपर में VL, इधर में हमारा VR, ओके। तो जो V नेट होगा वो डायरेक्टली ऐसे बोल दीजिए, VC तो घटाने की जरूरत नहीं, 2 ही वेक्टर हो गया ना। अब यही दोनों हुआ जी 90 डिग्री पर, बस। इधर तो करंट आपका खैर होता है, वो मत भूलिएगा। तो V नेट की वैल्यू निकाल लीजिए। V नेट कितना होगा, यहां से V नेट की वैल्यू कितनी होगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी √VL का स्क्वायर, VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, यही तो होगा नेट। देखिए √VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, इन दोनों का नेट होगा V नेट। निकाल लीजिए वैल्यू, निकल जाएगा, आगे क्वेश्चंस करेंगे तो। अच्छा एक बात और, V नेट तो कहीं ऐसे पास करेगा, यानी अब क्या होगा ना कि जो वोल्टेज होगा, जो इस पे करंट है जाने अनजाने में, उससे हमेशा वोल्टेज लीड करेगा, हमेशा। उसमें क्या था, LCR के नीचे एक VC था, तो कंडीशन बन जाता था कि नीचे वाला बड़ा है कि ऊपर वाला। यहां तो एक ऊपर एक इधर राइट, तो नेट ऐसे ही पास करेगा। ओके, तो tan phi भी फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। और यहां मान में रखिएगा कि हमेशा नेट वोल्टेज लीड करेगा, तो tan phi क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस VL बाई VR, बस VL बाई VR। आपको नहीं पचता है तो tan के अलावा साइन कॉस सब निकाल सकते हैं, जैसे हम चाहें तो sin phi निकाल सकते हैं। देखिए ये तो मैं लिख देता हूं कि tan phi इक्वल टू VL बाई VR। आप चाहे तो साइन फाई भी निकाल सकते हैं। साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी VL बाई V नेट, VL बाई V नेट। आपको पता है, मुझे पता, हम सबको पता है कि V नेट कितने का होगा। आपको पता है, मुझे पता है कि V नेट कितने का होगा, इसका स्क्वायर का रूट। या यहां देखिए भी मैंने निकाला, V नेट का वैल्यू पुट कर लीजिए। ये तो लिखने का बस तरीका है मेरे बच्चे, अलग से कोई चीज थोड़ी है, ये तो लिखने का तरीका। VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, चाहेंगे तो आप एंगल साइन में नहीं तो कॉस में भी निकाल सकते हैं। कॉस फाई क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। अब यहां ये और आसान ना हो गया, 3 है तो यहां, सॉरी 2 है तो और आसान ना हो गया, 3 में थोड़ा हार्ड था
कि नेट 2 को पहले घटाना पड़ता था ऊपर नीचे वाले को, तब करना पड़ता था 90 पे, यहाँ डायरेक्ट 90 पे, तो ज्यादा आसान ना हो गया। तो cos फाई निकालेंगे बेस बाई हाइपोटेनस, यानी वी आर बाई वी नेट। ये देखिए वी आर बाई वी नेट, तो वी आर हो गया वी आर का, अब वी नेट तो आपको पता ही है कि इन दोनों का स्क्वायर रूट अंडर वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, बस हो गया। देख लीजिए cos फाई निकल गया। अच्छा, इसमें एक बात पता चला कि एलआर सर्किट में, क्या एलआर सर्किट में नेट वोल्टेज हमेशा लीड करेगा। ओके, अच्छा ये तो मैं छोड़ ही दिया, इंपेडेंस तो मैं छोड़ ही दिया, इंपेडेंस में निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, ये तो निकल गया टोटल वोल्टेज। अगर इंपेडेंस निकाले तो इंपेडेंस भी निकाल लेते हैं जी, वो भी आसान है। इंपेडेंस में क्या होगा, ऊपर एक्सएल इधर आर, अब आप खुद सोच के बता सकते, बताइए जेड की वैल्यू कितनी होगी, इधर एक्सएल इधर आर, तो आप मुझे बताइए कि जेड की वैल्यू होगी पहले कितना, इसका स्क्वायर रूट अंडर एक्सएल का स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर, एक्सआर नहीं सॉरी आर का स्क्वायर, एक्सआर कब से हो गया, आर का स्क्वायर, एक्सएल का स्क्वायर। एक्सएल का वैल्यू तो आपको पता ही है, एक्सएल कितना होता है ओमेगा एल, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, नहीं तो आप नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा। ओमेगा तो एक्सएल आपको पता है, वो तो न्यूमेरिकल बनाते वक्त पुट कीजिएगा ही, पुट कीजिएगा। ओके, ये चीजें क्लियर हुई बच्चे? चलिए ये क्लियर हुआ तो अच्छा मुझे बताइए, जेड ऐसे पास करेगा नहीं, तो यहां से भी देख सकते हैं कि नेट वोल्टेज ना करंट से लीड करेगा, लीड आगे जाएगा, तो आप नेट वोल्टेज जब लीड करेगा तो आप फाई निकाल सकते हैं कि कितने एंगल से लीड करेगा, कितना करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस होगा, tan फाई निकाल लीजिए। फेजर डायग्राम का तो यही फायदा है ना कि दोनों के बीच फेज डिफरेंस लिखते हैं, करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस के टर्म में दिखाया जाता है फेजर डायग्राम। तो tan फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस एक्सएल वाई आर, सिंपल सा एक्सएल वाई आर हो गया tan फाई। tan के बाद अगर आपसे बोल देगा कि कोई साइन फाई निकालो, साइन फाई भी आप लिख सकते हैं, कितना होगा साइन फाई भाई, ऐसे लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं, वो तो आप चाहेंगे तो सब लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, खुद सोच के लिख सकते हैं। जैसे यही साइन फाई की बात कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी एक्सएल बाई जेड होता है। क्या होता है एक्सएल बाई जेड, एक्सएल बाई जेड, तो एक्सएल तो हमारा एक्सएल है, जेड तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये जेड इसका स्क्वायर का रूट 90 पे है, तो कितना होगा रूट अंडर एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। साइन के बाद अब चाहे तो cos फाई लिख सकते हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है, cos फाई भी लिख सकते हैं। चलिए मैं यहां लिख देता हूं cos फाई। cos फाई क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस आर बाई जेड, तो ऊपर आर आपका आर है, जेड की वैल्यू कितनी होगी, जेड की वैल्यू इन दोनों का स्क्वायर वही सेम चीज। तो यहां एक चीज समझ में आया कि हमेशा लीड करेगा, ठीक है, यहां एक चीज समझ में आया कि लीड करेगा, कौन लीड करेगा हमेशा, तो जो हमारा नेट वोल्टेज है, नेट वोल्टेज वो लीड करेगा हमेशा करंट के रिस्पेक्ट में। एलआर सर्किट लिखे, उसमें लिख लीजिए, एलआर सर्किट में लिख लीजिए, चलिए लिखिए एलआर सर्किट में लिखिए, लिखिए इन दिस सर्किट, in this circuit phase of net voltage is always leading. In this circuit phase of net voltage, in this circuit phase of net voltage is always leading, is always leading, phase of net voltage is always leading as compared to okay, as compared to current, बस, और वहां से यहां तक नोट करना है एलआर में। और उसके बाद 6 नंबर में चलेंगे, कौन सर्किट बताइए, एलआर का हो गया ये बात, 6 नंबर में कौन सा सर्किट चलेंगे एलआर के बाद, सोचिए, या आरसी सर्किट, इधर आर इधर सी होता ना, यस आरसी सर्किट, फिर उसके बाद एक और बच जाएगा, दो करके देखना ना, आरसी सर्किट। तो एक काम कीजिए, पहले नोट कीजिए यहां से लेके यहां तक, देख रहे हैं कि हमेशा नेट वोल्टेज लीड कर रहा है, ओके, वहां तक नोट कीजिए। चलिए मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए तो जल्दी से, ओके।
अब आते हैं आरसी सर्किट में। आरसी में क्या होगा, एक आर होगा, कोई आगे पीछे बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सी होगा, एक आर एक सी होगा, यही ना होगा, एक एसी हमारा सर्किट होगा, ऐसे एसी सोर्स जोड़ देंगे तो सिंपल सा जो आर का वोल्टेज होगा वो वी आर कहलाएगा, इसका वोल्टेज वी सी कहलाएगा। तो सबसे पहले हमको बनाना फेजर डायग्राम, क्योंकि सारा खेल तो यही करता है, फेजर डायग्राम बनाइए आप कॉपी में अपने मन से, कैसा बनेगा। जो एक आर की बात करें एक सी का, तो वी आर इधर होता है, आपको अभी पता है आर इधर होता है आर का वोल्टेज, और सी का इधर होता है वी सी इधर होता है, ये देखिए हो गया नेट फेजर डायग्राम। अगर इंपेडेंस का बनाइएगा, इंपेडेंस निकालने के लिए कैसे बनाइएगा, इंपेडेंस निकालने के लिए जेड निकालने के लिए इधर आप दिखाइएगा आर रेजिस्टेंस आर, और नीचे क्या दिखाइएगा, नीचे दिखाइएगा एक्स सी, सही बोला ना, एक्स सी ना होगा, अब जैसे यहाँ एक्स एल हुआ यहाँ एक्स सी होगा, नीचे 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 आपका इसका पता है ना किसका वोल्टेज इससे पीछे होता है, बस यही चीजें है। इसमें ऊपर VL नहीं लेना है, VL नहीं लेना है, VR लेना है, VC लेना है, बस हो गया काम। बाकी का तो आसान काम है, बाकी का तो आसान काम। अगर आप टोटल वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो वो भी आसान है। एक सेकंड, मैंने बोला कि अगर आप टोटल वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो वो भी आसान है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम्मा, एक्सएल का हमारा वैल्यू आया था ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, बस जगह बन गया लिखने का। हाँ तो निकाल लीजिए, टोटल वोल्टेज निकालना चाहते तो निकाल लीजिए तुरंत। चलिए मैं निकाल लेता हूँ टोटल वोल्टेज आरसी में, हंसते हंसते निकल जाएगा भाई, हंसते हंसते। फेजर डायग्राम आपके जैसे ही बोल दिया आरसी तो माइंड में आना चाहिए कि इधर तो वी आर होता है और VC होता है नीचे, बस देख लीजिए नेट वोल्टेज कैसे निकलेगा, नेट वोल्टेज कैसे निकलेगा और कितना होगा वो देख लीजिए। कितना आएगा वी नेट की वैल्यू, रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर, मतलब किसका, VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। ये देखिए नेट वोल्टेज यही ना होगा, VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। साफ साफ देख सकते हैं, आपको दिख भी रहा है। जी सर जी सर जी सर जी सर, दिख रहा है नेट वोल्टेज। ओके अच्छा, नेट वोल्टेज दिख रहा है। इसके बाद मेरे बच्चे मैं पूछ रहा हूं आपसे कि नेट वोल्टेज दिख रहा है, इसके बाद मेरे बच्चे, इसके बाद तो और कुछ है नहीं। टाइम फाई निकाल सकते, नेट वोल्टेज ऐसे पास करेगा। अब लीड लैग करेगा, लैग सॉरी ओह, नेट वोल्टेज आपका करंट से लैग करेगा, क्योंकि इधर करंट होता है, यानी इसमें किसमें, आरसी में, आरसी जो है, आरसी में नेट वोल्टेज कहीं ऐसे पास करेगा तो करंट से ये लैग करेगा। ये पता ना किसमें जाने अनजाने में करंट भी है, तो करंट से ये लैग करेगा, लैग। तो वी नेट की वैल्यू ये हो जाएगी VC का स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, VR का स्क्वायर। ओके, और अगर आप tan फाई निकालेंगे तो tan फाई भी निकाल सकते, वो भी बड़ा आसान है जी। ऐसे ही कि tan फाई क्या होगा, लैग करेगा नेट वोल्टेज, तो tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो फाई के लिए परपेंडिकुलर ये बेस VC बाई VR हो जाएगा, बस। tan के बाद आप sin फाई भी निकाल सकते हैं। sin फाई इक्वल टू क्या होता है, sin इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इस फाई के लिए ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, मतलब VC बाई V नेट, VC बाई V नेट, बस। VC हुआ VC का, चाहे तो V नेट का ऐसे छोड़ दीजिए, या V नेट का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, या यहां से नहीं पुट कीजिएगा तो सोच लीजिए कि VC VR परपेंडिकुलर में, तो V नेट कितना होगा, रूट अंडर VC का स्क्वायर, रूट अंडर VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, ये हमारा V नेट होगा, बस सोच लीजिए। कॉस फाई भी निकाल सकते हो। तो आपके सब अब टैलेंट पे डिपेंड करता है कि कितना आप पढ़े हैं अभी तक, आज से पहले, वो भी डिपेंड करता है। कॉस फाई क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, VR बाई V नेट। फाई के लिए ये बेस, ये हाइपोटेनस, VR बाई V नेट। और ये सब रटा नहीं जाता है भाई, ये डायग्राम है, ये एनफ है, ये फेजर डायग्राम है, ये एनफ है, सब चीज निकलवा देगा ये। तो VR हमारा VR है, V नेट निकाल लीजिए रूट अंडर VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, यही ना होगा, V नेट इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। इतना निकल गया। अच्छा, टोटल वोल्टेज का ये डायग्राम निकला। इंपेडेंस भी तो निकाल सकते हैं ना, इंपेडेंस भी तो निकाल सकते हैं, जेड भी तो निकाल सकते हैं ना। जी सर जी सर जी सर। जेड में कैसे होगा, जेड में आपको तो सिर्फ आरसी सर्किट है, ये देखिए
आपको तो सिर्फ आरसी है, तो आरसी में जेड में कैसे काम करेगा, तो इधर एक्स सी नीचे होता है, इधर आर, इतना ही होगा, इधर एक्स सी नीचे आर, निकाल लीजिए नेट, नेट ही निकालना ना, जेड, जेड तो हंसते हंसते निकाल लीजिएंगे जेड, इसका स्क्वायर का रूट अंडर, यानी रूट अंडर एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ज्यादा आपको लग रहा है खुशी, तो एक्स सी का वैल्यू पुट कर दीजिए 1/ओमेगा सी, ये भी कर सकते हैं। आप ज्यादा खूब चाहते हैं तो एक्स सी का वैल्यू 1/ओमेगा सी रख सकते हैं, एक्स सी का वैल्यू तो 1/ओमेगा सी का स्क्वायर, ये देखिए 1/ओमेगा सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, देखिए तो ये भी कर सकते हैं आप जेड की वैल्यू। ओके, तो जेड ऐसे पास करेगा, यहां से भी देख सकते हैं कि जेड ऐसे पास करेगा, करंट इस पे होता है तो हमारा वोल्टेज लैग करेगा, यहां से भी देख सकते हैं, या तो यहां से देखिए या यहां से, और ये रटना भी नहीं जाता कि वोल्टेज लैग करेगा लीड करेगा। माइंड में एलसीआर की फेजर डायग्राम रखा जाता है कि ऊपर वीएल नीचे वीसी, ओके, इधर वीआर, बस, और ये तीनों से पूरा काम हो जाता है, ये तीनों से कि कौन किधर लैग करेगा किधर लीड करेगा वेक्टर के रिजल्टेंट को देखकर। ओके, तो ये निकल गया हमारा किसकी वैल्यू, इंपेडेंस जेड की वैल्यू। अच्छा, अगर ये जेड निकल गया तो और आसान है जी, क्या आसान है बताता हूं, ये जेड निकल गया तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जेड निकल गया तो tan फाइव पूछ सकता है, cos फाइव, sin फाइव भी पूछ सकता है। अगर मान लीजिए आपसे tan फाइव पूछ दे तो tan इक्वल टू तो आसानी से बोल दीजिएगा आपकी होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी एक्स सी बाई आर, सिंपल वे में एक्स सी बाई आर। ओके, लेकिन tan ना पूछ के अगर sin फाइव पूछ दे तो sin फाइव पूछ दे तो साइन इक्वल टू क्या बोलिएगा, साइन इक्वल टू क्या बोलिएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस एक्स सी बाई जेड, एक्स सी बाई जेड। अब चाहे तो जेड का वैल्यू रख सकते हैं, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा स्क्रीन में, जेड की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का स्क्वायर, एक्स सी का स्क्वायर प्लस रूट अंडर आर का स्क्वायर। आप लिख भी सकते हैं एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। देखिए बच्चे आपको दिख रहा होगा, वहां पे दिख रहा है। ओके, ये भी लिख सकते हैं एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब चाहे तो tan हो गया, sin हो गया, cos फाइव लिख सकते हैं, cos फाइव निकाल सकते हैं, cos फाइव इक्वल टू क्या होगा, बेस वाई हाइपोटेनस आर बाई जेड, आर बाई जेड, तो आर हो गया आपका आर का। ओके, जेड की वैल्यू तो आपको पता ही है, जेड की वैल्यू इन दोनों का स्क्वायर होगा, किसका, एक्स, इन दोनों का स्क्वायर रूट होगा जेड, जो यहां निकाले, या देखिए ना एक्स सी आर इधर है, तो एक्स रूट अंडर एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। बस अगर वेक्टर कंप्लीट है तो आपको क्लियर हो गया होगा, तो यहां तक लिख लिए, तो अब 6 नंबर में कीजिए आरसी सर्किट। बाकी इस पे आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा। लिखिए आरसी सर्किट, लिखिए उसमें, इन दिस सर्किट फेज ऑफ नेट वोल्टेज, इन दिस सर्किट फेज ऑफ नेट वोल्टेज is always leading, sorry leading नहीं, lagging, क्या मैंने बोल दिया, is always lagging, phase of net voltage is always lagging as compared to current, बस मेरे बच्चे अब यहां से नोट करके यहां तक नोट कर लीजिए, तो माइंड में एलसीआर रखिएगा, उसके क्वेश्चंस को कीजिएगा तो क्लियर होते जाएगा। ओके, अब इतना सब के बाद आरसी के बाद एक और बच गया, कौन सा, ऊपर एलसी, ऊपर एल नीचे सी, एलसी सर्किट ना, एलसी भी तो बच गया ना बच्चे मेरे। देखिए ये 3 होता है, देखिए एक सेकंड, ये 3 होता है, आपको पता है, एक ऊपर एक इधर, तो ये दोनों को हम अकेले अकेले पकड़ लिए, फिर ये दोनों को पकड़ लिए, अब ये दोनों भी तो बच गया ना। चलिए, तो अब हमारा क्या है, अब हमारा है एलसी सर्किट, बस। तो एक एल होगा एक सी होगा। फेजर डायग्राम आपके जहन में घुस गया होगा, कैसे बनेगा ये बताइए। एलसी में ऊपर वीएल होगा, वीआर से कोई मतलब नहीं है, ऊपर वीएल होगा और नीचे वीसी होगा। हाँ, इधर आई जरूर होगा, आई तो जाने अनजाने में आई दिखा सकते, लेकिन उसका कोई खास यूज आता नहीं है। ओके, और अगर मैं इंपेडेंस का डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगा, तो ऊपर हमारा XL होगा, ये देखिए ऊपर हमारा XL होगा। ओके, और नीचे हमारा होगा XC, इधर आई होता है, बस ऐसे ही कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है उसको नोट करना, वहां तक नोट करना है, नोट कर लीजिए, या इधर ध्यान दे लीजिए।
ओके, ये आपका फेजर डायग्राम हुआ, ये इंपेडेंस के लिए हो गया। तो टोटल वोल्टेज निकाल लीजिए, टोटल वोल्टेज तो आसान। अच्छा, इसमें भी केस बन जाएगा ना, ये बड़ा हो या ये छोटा हो, बराबर नहीं करेंगे, दोनों को बराबर करते हैं कब, रेजोनेंस में। मैंने बोला एलसीआर में भी वीएल और वीसी को बराबर नहीं किए थे, यहां भी दोनों को बराबर नहीं करेंगे, तो ये तो आसानी से इसमें भी केस बन जाएगा, 2 केस बन जाएगा टोटल वोल्टेज में। टोटल वोल्टेज में यहां भी 2 केस बन जाएगा मेरे बच्चे, कि ये बड़ा या ये। यहां तो बहुत आसान है जी, यहां तो आसान है जी, यहां तो आसान है, यहां तो बहुत आसान है। कैसे कि टोटल वोल्टेज निकालेंगे, तो देखिए इसमें भी केस वन करते हैं। केस वन क्या करेंगे, मतलब टोटल वोल्टेज नहीं, केस वन करते हैं। क्या केस वन करेंगे, जब ये बड़ा ये छोटा, कोई एक बड़ा एक छोटा तो हो ही सकता है, इसलिए केस वन केस टू कर दिया जाता है, ताकि आपको और भी डिटेल में पता चले कि ये बड़ा होगा तो क्या होगा और ये बड़ा होगा तो क्या होगा। केस वन में क्या करते हैं, VL अगर बड़ा हो VC छोटा हो, ये कब होगा पॉसिबल, इफ VL बड़ा हो VC छोटा हो। मुझे बताइए एक कब पॉसिबल होगा, जब XL बड़ा होगा और XC छोटा होगा, तब देखिए जब XL बड़ा होगा और XC छोटा होगा तो ओके। तो मेरे बच्चे आपको देखिए नेट वोल्टेज कैसे निकालेगा, अगर वोल्टेज की बात कीजिएगा तो कैसे निकालेगा वोल्टेज, या नेट वोल्टेज जो भी लिखिए। तो वोल्टेज में कैसे, ऊपर है आपका VL, देखिए ऊपर है आपका VL, नीचे है आपका क्या VC। तो V नेट अगर निकालिएगा तो V नेट की जो वैल्यू आ जाएगा वो VL माइनस VC होगी, इतनी तो होगी। V नेट की जो वैल्यू हो जाएगा वो VL माइनस VC, बड़ा में से छोटा, और तो कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है, बस हो गया काम खत्म। ओके, और फेज और जो नेट वोल्टेज आएगा ये ऊपर ही जाएगा, ऐसे बना दीजिए, छोड़िए इसको, अगला टर्म में कीजिए। देखिए एक ऊपर एक नीचे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर जाएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए यहीं पे VL माइनस VC। इधर करंट होगा, इधर तो करंट होता है, यानी V नेट आपका आ गया डायरेक्ट VL माइनस VC, हो गया। और जो फाई होगा वो 90 डिग्री होगा, मतलब कहने का मतलब कि आपका करंट 90 डिग्री से, सॉरी वोल्टेज 90 डिग्री से लीड होगा। ये बड़ा ये छोटा, तो इन दोनों का नेट ऊपर ना आएगा, इन दोनों का नेट ऊपर ना आएगा, तो यानी कि कहने का मतलब करंट से, कहने का मतलब क्या हुआ, करंट से आपका नेट वोल्टेज लीड करेगा। ओके, ये चीजें हो गई, ये चीजें हो गया। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, नेट वोल्टेज का काम हो गया। ओके, अच्छा नेट वोल्टेज का काम हो गया, तो आगे भी हम लोग बढ़ सकते हैं, इंपेडेंस भी निकाल सकते हैं इसी में, इसे मैं साफ करता हूं, इंपेडेंस भी निकाल सकते हैं, बड़ा आसान से निकल जाएगा। यहाँ पे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इंपेडेंस में ऊपर हो जाएगा हमारा XL, नीचे हो जाएगा XC, ऊपर XL नीचे XC। और हम लोगों ने माना ही है, क्या माना बताइए, हम लोगों ने माना है कि ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, यानी इन दोनों का नेट ऊपर जाएगा कितने का, XL माइनस XC का, यही तो है, यही तो है बस। तो Z की वैल्यू कितनी हो गई, XL माइनस XC का, और फाई होगा प्लस 90। मतलब कहने का मतलब नेट वोल्टेज लीड करेगा, लीड। और केस 2 में अगर ये बड़ा होगा तो सब नीचे हो जाएगा, नेट वोल्टेज हमारा लैग कर जाएगा, इतना भी तो होगा। और तो इधर हॉरिजॉन्टल में है कि फिर नेट निकालेंगे, बस यही दोनों का नेट घटाना और जोड़ना ही तो है। अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस ही करना है ना, बड़ा में से छोटे को, बाकी इतना। ओहो, ये नोट किए थे कि नहीं किए थे बच्चे, ये नोट किए थे कि नहीं, किए ही होंगे, कर लिए होंगे, कर लिए होंगे। चलिए नोट कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए थे तो कोई बात नहीं। डायग्राम सिर्फ था ऐसे, यहाँ L था और एक, सॉरी यहाँ C था और एक R था, बस ऐसे था, एक C था और एक R था, बस ऐसे ही था, कुछ नहीं। और फेजर डायग्राम में इंपेडेंस वाला पता है, यहाँ लिखा था फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। ओके, और नीचे लिखा हुआ था इधर हमारा हो जाएगा VC, या इधर होगा R, VR, 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 VC या इधर VR, बस इतना ही होगा, VC और VR, बस। एक काम कीजिए मेरे बच्चे, पहले नोट कीजिए आप RC सर्किट करके, RC सर्किट करके नहीं नोट किए थे तो यहाँ RC सर्किट करके नोट कीजिए। 4 के बाद ये 5 था, 5 के बाद ये 6 था, 6 नंबर में RC सर्किट लिख के यहाँ से यहाँ तक पहले नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, तो मैं साइड हटता हूँ, नोट कीजिए। ओके, नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं करता हूं इसे साफ। तो 6 के बाद 5, 6 हमारा 7 हो गया, 7 में LC सर्किट। अब देखिए यहां हमारा ये होगा, अगर यही केस 2 की बात करूं, केस 2 में बात करूं तो केस 2 में क्या होगा, केस 2 में अगर वोल्टेज की बात करूं कि वोल्टेज निकालना, तो वैसे ही निकल जाएगा एकदम सेम। सेम मतलब
ऊपर VL नीचे VC, देखिए ऊपर VL नीचे VC, मैं यहां लिखता हूं, देखिए ऊपर VL नीचे हमारा VC, इस पे हमारा करंट। तो अगर नेट वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे तो नेट वोल्टेज कैसे निकलेगा बताइए मुझे, एक सेकंड। नेट वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे तो नेट वोल्टेज हमारा कैसे निकलेगा, बड़ा आसान से निकल जाएगा जी। ये बड़ा ये छोटा, केस 2 में क्या कर रहे हैं, जब VC बड़ा हो VL से, तो ये कब संभव है, इफ VC इज ग्रेटर देन VL, तो ये कब संभव है, जब XC बड़ा हो XL से, यही तो पॉसिबल बस। तो वोल्टेज हमारा निकल ही गया, नेट वोल्टेज, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं नेट वोल्टेज में। और नेट वोल्टेज यहां निकाल लेते हैं, V नेट क्या होगा, VC माइनस VL होगा। या डायग्राम एक और बना लीजिए, एक और डायग्राम बनाइए कि इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे आएगा, इन दोनों का नीचे VC माइनस VL आ जाएगा बस। तो यहाँ V नेट हो जाएगा VC माइनस VL, V नेट हो जाएगा हमारा कितने का, VC माइनस VL का। हो गया बच्चे, बहुत आसान सी चीज है, बहुत हार्ड है नहीं। तो V नेट हमारा हो जाएगा VC माइनस VL का, ओके। और हमारा अब वोल्टेज लैग करेगा, ये देखिए 90 से डायरेक्ट वो LCR में निकालना पड़ता था कि कितने से tan phi के जरिए कितने से लैग या लीड करेगा। यहां भी लैग और लीड करेगा डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कि ये बड़ा कि ये छोटा, लेकिन यहां अगर लीड भी करेगा वोल्टेज तो 90 से, और करंट के रिस्पेक्ट में देखिए यहां इन दोनों में अगर ये बड़ा होगा तो वोल्टेज हमारा लैग कर जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे आएगा, तो वोल्टेज लैग भी करेगा तो 90 से, मतलब दोनों 90 से सेम रहेगा, सेम हार्ड चीज नहीं है, सेम रहेगा एकदम सब बराबर, ओके, सब बराबर। और अगर फेजर भी बनाएंगे तो वही है, सॉरी वोल्टेज के बाद इंपेडेंस भी निकालेंगे तो सेम चीजें हो जाएगी। यहां क्लियरली देख सकते हैं कि वोल्टेज हमारा जो है लैग कर रहा है, वोल्टेज इज लैगिंग बाय 90 डिग्री। यहां लिख सकते हैं कि वोल्टेज इज लीडिंग बाय 90 डिग्री, फाई 90 मत लिखिए, डायरेक्ट लिख दीजिए ऐसे, यहां लिखता हूं वोल्टेज इज लीडिंग बाय 90 डिग्री, बस यहां वोल्टेज लैग कर गया। अगर इंपेडेंस की बात करेंगे तो इंपेडेंस में कैसे बनाएंगे, इंपेडेंस में भी ऐसे ही, ऊपर आपका XL नीचे आपका XC, इधर कुछ नहीं, तो ये अगर ये बड़ा ये छोटा है तो दोनों का नेट नीचे आ जाएगा, कितने का, XC माइनस XL का, इधर करंट, ओके। तो Z की वैल्यू हो गई, Z की वैल्यू यही होगी XC माइनस XL हो गया Z की वैल्यू। और ये हमारा यहां भी वही चीज है, लैग कर रहा है 90 से, ये देखिए 90 से लैग कर रहा है, ओके बच्चे। तो मेनली आप नोट कीजिए, ये भी नोट कीजिए, LC सर्किट भी नोट कीजिए। तो मेनली क्या है, मेनली है कि आप LCR सर्किट का और फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट, सब वेक्टर का रिजल्टेंट, सब वेक्टर का रिजल्टेंट, ओके, सब वेक्टर का, हार्ड है नहीं, सारा का सारा वेक्टर का रिजल्टेंट है। तो ऐसा नहीं कितना हार्ड है कि आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा, यहां घर पे देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे करते करते सडनली एकदम से ऐसा नहीं कि तुरंत समझ में आ जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन समझ में आएगा। ये गारंटी है मेरी, ये गारंटी है मेरी कि टाइम लगेगा लेकिन समझ में आएगा। ओके, चलिए मेरे बच्चे नोट कीजिए यहां से लेकर यहां तक। तो यही चीज होंगे, सब आपका LCR है। आगे क्वेश्चन करेंगे, ऊपर VL नीचे आपका VC है, इधर आपका VR। बाकी आप वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते रहिए कि नेट कितना आएगा, कब ऊपर नेट रिजल्टेंट इधर जाएगा, कब इधर जाएगा, वो देखते रहिए। जो अगर नहीं है तो हटाते जाइए, जैसे अगर R नहीं है तो R को हटा दीजिए, C नहीं है तो C को हटा दीजिए, ओके। तो इसे भी नोट कीजिए मेरे स्टूडेंट्स, जल्दी से नोट कीजिए वहां तक, ओके। तो बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे अगर नोट कर लिए तो, ओके। इसको एक दो बार रिवीजन कीजिएगा, घर पे बैठकर सोचिएगा जरूर। अगर नहीं सोचिएगा तो मैं चाह के भी आपका मदद नहीं कर पाऊंगा, एक दो बार सोचिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर से नोट्स वगैरह को रिवीजन कीजिएगा, तब आपको और भी क्लियर होगा। इस पे आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको क्लियर होगा। जैसे जैसे माइंड में बस फेजर डायग्राम रखना है,
तो आई होप बच्चे कि आज का क्लास आप समझे होंगे। ओके, समझे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू।